आज हम लोग पहले लिखेंगे चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ स्टूडेंट, बैंक रिकॉन्साइलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकल फील्ड में भी ज़बरदस्त काम आएगा। बैंक रिकॉन्साइलिएशन स्टेटमेंट, ये हमारा चैप्टर का नाम है फॉर क्लास 11। एनी स्टूडेंट वेदर क्लास 11 हो, सिंपल वर्ड में मैं कहूँ सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सब जगह ही काम आएगा। देखना है, ये बहुत समझने लायक टॉपिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएगा, ये ध्यान रखना। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही ढंग से और बहुत खूबसूरती से लिखना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। सर ये होता क्या है। क्लास नंबर 1, आज की डेट हमारी हो गई स्टूडेंट 18/9/2020। बहुत ध्यान से। आज मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें स्टूडेंट मेरे बोर्ड में इनको मैं पेज नंबर के हिसाब से लिख दे रहा हूँ। मान लो ये मेरा बोर्ड का पेज नंबर क्या है, 1 है। देखो स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से लिखना कि सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। ये बहुत ही जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि सर ये है क्या, केवल क्वेश्चन बनाने से बेनिफिट नहीं है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं जब थ्योरी लिखाऊंगा तो एक एक पॉइंट उसका क्लियर कराऊंगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं लोग, एक्चुअली होता क्या है ये जान लेते हैं। इट इज़ टू मच यूजफुल फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सीएमए फाउंडेशन में ज़बरदस्त रहता है हमारे सीए, और 11 के स्टूडेंट सब बोर्ड में, सीबीएसई आईसी जो भी हो। सर है क्या पहले ये बता दो तो आप हमें, और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। सुनिए, बीआरएस इज ए स्टेटमेंट। देखो थ्योरी स्टार्ट हुई, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट। टीचर ने या सर ने पहले ही लिख दिया कि ये एक स्टेटमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड, जो हम बनाते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड आप समझते हो, विच इज प्रिपेयर्ड एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, बहुत ध्यान से देखना, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल द, टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ WITH with the bank balance with the bank balance as per passbook। by showing all causes, by showing all causes, CAUSES causes of difference between the two, the TWO, the two। तो ये BRS का क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा सर डेफिनेशन हो गया। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अगर कोई भी पूछे BRS है क्या, तो आप ये वाला डेफिनेशन आपको लर्न रखना है या इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वर्ड है, अकाउंट नहीं है, ये फॉलो करना आप।
सर ये होता क्या, अभी एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो लिखा रहा हूँ वो ध्यान देने लायक है। द प्रिपरेशन ऑफ BRS, अब हमें लिखना है ऐसे बिंदु दे के लिखा दे रहा हूँ। द डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्साइलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ये देखो ये बहुतों को मालूम ही नहीं है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ DOUBLE डबल एंट्री सिस्टम। ये जबरदस्त आता है, मान लो ये जितनी लाइन है सब थ्योरी में काम आएगी। इट इज जस्ट ए प्रोसीड्योर, ये तो और इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज जस्ट ए प्रोसीड्योर, it is just a procedure to prove the cash book balance, to prove the cash book balance। अब देखो बता रहा हूं मैं, ये लिखे मैं ऐसे लिखवाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा जिसमें बहुत वक्त लगेगा। अब देखो मान लो एक स्टूडेंट का, जिनको मैं कहूँगा कि सर हम आज आगे जाकर आज बताऊंगा सर मैं अच्छा स्टूडेंट्स कैसे बन सकता हूँ। सर अच्छा मतलब होता है कि बहुत कुछ हमें करना है लाइफ में, सर कैसे बन सकता हूँ। तो देखना हमेशा बहुत बार स्टूडेंट, कुछ बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं मार्क्स नहीं ला पाते हैं, ऐसा भी देखा गया। और बहुत बार देखा गया वो पढ़ा है जस्ट एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, नॉलेज नहीं है तो मार्केट में चलेगा नहीं। देखो होती क्या है कि सर ये सब चीज़ें सब बुक्स में रहती है, और हम टीचर पे भी ज़्यादा बिलीव करते हैं कि टीचर खुदा या भगवान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुक्स, सर बुक्स बहुत पावरफुल, अगर आप पढ़ोगे और जिस दिन आपको कन्वर्सन करना आ जाएगा कि ये लिखा क्या है, इसमें एक्सप्लेन क्या, वो लोग तो बताते हैं ना वहाँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पढ़ना सीखो आप। तो देखो मैं पढ़ के बताऊँगा, मान लो एक बच्चे को मतलब इसको एक्सप्लेन कर क्या क्या लिखा, देखो लिखता है कि सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, तो पहले जोर लगाओ कि ये अकाउंट नहीं है। क्वेश्चन आता है इज BRS एंड इज एन अकाउंट, ये CA फाउंडेशन में ट्रू फॉल्स। और सर हमारे 11 के पेपर में, BCom के पेपर में पूछता है कि सर बताओ स्टूडेंट कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या एक अकाउंट है, क्या अकाउंट बढ़ाएगा, अकाउंट ना, लिखा है कि एक जस्ट क्या है स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला कीवर्ड क्या है, इसको देख कर ही टीचर सेटिस्फाइड होता है कि बच्चा कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा है। आप पहले ही लिखे हो कि ये क्या स्टेटमेंट है, ये कभी भी क्या नहीं है, अकाउंट नहीं होता है। एक छात्र पीछे से पूछा सर क्या अकाउंट होता है, क्या हमको क्या मतलब, ना मतलब रखना पड़ेगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, नहीं तो आगे सर मार्केट में फेलियर हो जाओगे। आपको सब चीज़ें जाननी होगी कि स्टेटमेंट क्या होता है और अकाउंट क्या होता है। सुनिए BRS कहीं भी अकाउंट नहीं है। अकाउंट का मतलब होता था कि जो इस तरह का देखने में होता है, अकाउंट जो इस तरह का सर होता है देखने में, इधर हम डेबिट लिखते हैं, इधर हम क्रेडिट लिखते हैं, इधर हम टू लिखते हैं, इधर हम बाई लिखते हैं, इस तरह का कोई अकाउंट नहीं होता है। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट, एक्चुअली इट इज ए स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट जैसे हम कागज में बनाते हैं, लूज सीट ऑफ पेपर में, या टैली अकाउंटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वहां भी बन जाता है। तो सर BRS क्या एक स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है, विच इज प्रिपेयर्ड। रोज रोज बनाऊं तो देखो क्या लिखा है, कब बनाएंगे, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक खास दिन में बनता है। सर नहीं समझा, सर समझ में नहीं आ रहा है, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या, पर्टिकुलर डेट का मतलब मान ले मैं BRS बनाऊंगा 31 मार्च 2020, तो ये देखो इस दिन मैं बना रहा हूं। सर और कोई डेट लिखो तो आप, मान ले मैं 30/4/2020 का BRS बना रहा हूं। तो BRS क्या है सर, एक स्टेटमेंट है, लिखना ये अकाउंट नहीं है, इसका कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, इसमें टू बाई वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो BRS 100% अकाउंट नहीं है, मतलब ये देखने में अकाउंट की तरह नहीं होता है, या अकाउंट का डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखा हुआ है कि द प्रिपरेशन ऑफ BRS इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब ये बहुत टफ है, ये बहुत काम का लाइन है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या BRS बनाना डबल एंट्री सिस्टम का एक हिस्सा है, तो आंसर है नो, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब आगे इधर आ जाता हूँ फिर, सर बनाएंगे क्यों, देखो BRS एक स्टेटमेंट है जो आपको बनाना है, इस तरह से कागज में कुछ लिखना है, क्या स्टेटमेंट पर्टिकुलर डेट पे बनेगा, जैसे ये डेट बताए 31 मार्च, 30 अप्रैल वगैरह, कोई भी ठीक है। क्यों बनाएंगे सर, क्या होता है इसमें, देखो रिकॉन्साइल करना आपको, माने आपका ना बैंक का बैलेंस और आपका अपना बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, नहीं समझा सर, रिकॉन्साइल आप बताइए, फिर से बता रहा हूँ।
बोलता है इसमें हम रिकॉन्साइल करेंगे। रिकॉन्साइल क्या करना है, अब देखो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आता है रिकॉन्साइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लाइन याद रखना, इसका मीनिंग होता है विथ द, फिर वही लाइन आया देखो, फिर लिखा है बैंक बैलेंस, लेकिन इस बार क्या है एज पर पासबुक। इसका ना क्या है सर, बीआरएस, एक फिर से बोलूंगा स्टेटमेंट है जो हम एक पर्टिकुलर डेट को बनाएंगे और इसमें हम रिकॉन्साइल करते हैं अपने बैंक बैलेंस को। मैं अपने बैंक बैलेंस को मैच कर रहा हूं, देख रहा हूं कि मेरा बैंक बैलेंस बैंक वाला क्या बता रहा है। बैंक वाला मतलब कौन, मान ले मेरा बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, बबलू सर ने एक्सिस बैंक में खाता खोला है, मैं एक्सिस बैंक के मैनेजर को पूछा भाई साहब मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस बताओगे आप कि मेरा पैसा आपके पास कितना डिपॉजिट है, तो बोलता है वो होता है बैंक बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। पासबुक क्या बता रहा है कि आपका बैलेंस अभी मैंने एक्सिस बैंक मुझे बोला सर आपका 2 लाख रुपया हमारे पास है, वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका ऑफिसर बैंक का स्टाफ या पर्टिकुलर बैंक कह रही है कि सर आपका बैंक बैलेंस इस वक्त हमारे पास 2 लाख है, ये वाला बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। पासबुक अलग चीज होती है, कैश बुक अलग है। लेकिन सुनना, वो लोग जो बैंक बैलेंस बता रहे हैं, बैंक वाला जो बैंक बैलेंस बताएगा मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं बोला सर आप झूठ कहते हो, आपका फिगर गलत है, मेरा तो 3 लाख रुपया बैंक बैलेंस दिखा रहा है, यानी मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि मेरा बैंक बैलेंस 3 लाख है, 3L मैंने 3 लाख है। लेकिन पासबुक वाला बोलता है ना सर, मैनेजर बोला हमारे पास आओ देखो आपका अकाउंट में कितना है, 2 लाख है। तो ये दोनों बैलेंस क्या हो गए, डिफर कर रहा है, यानी मैं कुछ फिगर बता रहा हूं, बैंक वाला कहता है ना सर आप झूठ कहते हो, आपका तो 2 ही लाख हमारे पास क्या है डिपॉजिट है, जबकि मेरा कहना है 3 लाख। तो ये जब नौबत आती है कि दोनों का बैलेंस डिफरेंस करेगा, तो तब आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हो गया। मतलब मैं बता रहा हूं कि मेरा बैंक में 3 लाख है, जब मैं बताऊंगा वर्ड में आएगा मैं जब बताऊंगा तो उसको कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक हम खुद बनाते हैं घर में बैठकर, मैंने बिजनेस में बैठकर, तो कैश बुक ट्रेडर की बुक होती है, ट्रेडर मैंने बिजनेसमैन। लेकिन मैं जब पासबुक वाले को उनको पूछा, पासबुक वाला, तो वो लोग बैलेंस अलग बताएगा। अगर दोनों बैलेंस क्या करता है अलग बता दे एक ही पर्टिकुलर डेट में, इसी दिन में, मान लो मैं बोल रहा हूं 3 लाख, बैंक वाला बोलता है ना सर आपका 2 लाख है पासबुक में, आप क्यों कहते हो 3 लाख है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तब मुझे एक स्टेटमेंट बनाना है, उसमें हम रिकॉन्साइल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कम ज्यादा हो गया। और सोइंग, अब आप जब बनाओगे तो आपको कंपनी का जो जनरल मैनेजर है, कंपनी का जो सर बॉस है या एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है, तो कंपनी के डायरेक्टर को, मैनेजमेंट को, बॉस को आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, कम बेसी क्यों हुआ। सोइंग, उस स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कारण कि सर इसलिए कम ज़्यादा हो गया। सोइंग ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ये तो लिख दे रहा है, आपको सारे कारण बताने पड़ेंगे कम बेसी क्यों हुआ, नहीं तो नौकरी तेरी जाएगी, सीधी बात। बैंक में का बैलेंस बॉस कहेगा, जहां मैं नौकरी करूंगा वहां बॉस होता है, बॉस बोल रहा है भैया ये कैसे मुमकिन है, तुम कहा मुझे कि एक्सिस बैंक में 3 लाख हमारा है। एक्सिस बैंक का मैनेजर कहता है, ब्रांच मैनेजर, ना सर आपका अकाउंटेंट झूठा है, हमारे पास तो 2 ही लाख आपका, आप क्यों झूठ कह रहे हो। तो इसका ना जब ये नौबत आ गई तब हमें एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसमें सारे कारण बताने पड़ेंगे। किसको, ये रीजन आप किसको बताओगे, अपने जो हेड है, हेड को बोलना होगा कि देख भैया, या खुद को भी जानना है ऐसा क्यों हो गया। तो बोलता है वो कारण के साथ आपको एक स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा, जिसका नाम है बीआरएस, और ये एक पर्टिकुलर डेट में बनता है। और ये तभी बनाएंगे जब हमारे बीच में और बैंक के बैलेंस के बीच में, याद रखना, डिफरेंसेस आता है तब बनता है, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। सर नहीं समझा, मैं बता रहा हूं। मान ले 31 मार्च 2020 को मेरे मन में आया कि मेरा जो सर है कोचिंग सेंटर का एक बैंक अकाउंट मैंने खोला है, कोचिंग सेंटर, तो मेरे मन में आया आज मेरा बैंक में कितना पैसा है। मैं खुद बैंक गया, मैनेजर को बोला, ब्रांच मैनेजर को, दादा जरा देखो ना मेरा कितना दिखा रहा है आपके कंप्यूटर में या आपके पासबुक में। बोला सर आपका 3 लाख है, आपका 3 लाख है, जबकि मेरा कैशियर, मेरा जो कैशियर है जो मेरा अकाउंट्स बनाता है, वो मुझे बोला था सर हमारा तो 2 ही लाख है। यानी क्या हो गया, हमारे और उनके बैंक बैलेंस के बीच में ह्यूज फासला आ रहा है, इसका ना आपका डिफरेंस आ गया। तो आप एक रिकॉन्साइल मैंने कारण के साथ आप बताओ ऐसा क्यों हो गया, और बता के आपको लॉजिक देना। नहीं बता पाए तो यानी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैंने धोखा जिसको कहते हैं ना सर, एक तरह का फ्रॉड हुआ होगा। आपका बैंक बैलेंस कम बेसी है तो कोई ना कोई, या तो बैंक वाला फ्रॉड किया या तुम्हारा कैशियर या आपने फ्रॉड किया है। तो बोलता है याद रखिएगा, जब हम रीजन के साथ बनाकर एक स्टेटमेंट अपने स्कूल वाले टीचर को देंगे, यहाँ पे कंपनी में आप कंपनी को देना, तो आपको एक स्टेटमेंट विद लॉजिक मैंने रीजन बना के देना है कि ऐसा क्यों हो गया, तब उसको बीआरएस कहना। लेकिन बनेगा कब,
जब दोनों का बैंक बैलेंस डिफर हो। और मान लेते हैं मैं कह रहा हूं मेरा 3 लाख है और बैंक वाला भी बोला सर आपका हमारे पास 3 ही लाख है पासबुक में, तो दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर है तो इसको बनाना कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन आता है कि क्या बीआरएस को हर हाल में बनाना पड़ेगा, तो आंसर क्या लिखना, नो। आंसर होगा व्हेन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वर्सेस बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आर सेम एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तब हम बीआरएस नहीं बनाते हैं। यानी तब बनाना, यानी बीआरएस को हमें बनाना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए बीआरएस को डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बीआरएस को हम स्टेटमेंट क्यों कहेंगे, तो ये अकाउंट की तरह देखने में नहीं होता है। बीआरएस में गर्ल्स याद रखना कोई डेबिट और क्या क्रेडिट नाम की चीज नहीं होती है, इसलिए इसको ना स्टेटमेंट बोला गया है। अच्छा, बीआरएस बनाते समय टू और बाई वर्ड का हम क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। और बीआरएस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि स्टेटमेंट और उसको बनाना भी कंपलसरी नहीं है। ये तब नहीं बनेगा जब दोनों का बैंक बैलेंस क्या है, बराबर आता है। मैं कह रहा हूं मेरा 3 लाख है, मेरे हिसाब से बैंक भी बोला सर, पासबुक भी कहता है आपका 3 लाख है, चलिए कहानी खत्म। अब ये लाइन याद कर लेना, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। और ये क्यों बनाते हैं, अब सुनना क्यों बना रहे हैं, तो बोलता है ये एक जस्ट तरीका है अपने आप को प्रूफ करने का। इट इज जस्ट ए प्रोसीड्योर टू प्रूफ द कैश बुक बैलेंस, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। और ये कब, ये बनाना कंपलसरी नहीं, आज मैं प्रूफ कर दिया हूं, जब दोनों इक्वल होगा तो मत बनाना। और जो चीज़ हमें बनाना अनिवार्य नहीं हो तो ध्यान रखना वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो लिख देना बीआरएस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये ध्यान रखना, ये इसका फीचर्स है बीआरएस का। और ये सर एक स्टेटमेंट है, इसको हम एक लूज सीट ऑफ पेपर में क्या करते हैं, बनाते हैं एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। और ये बनाएंगे कब, जब बैंक बुक बैंक बैलेंस वर्सेस कैश बुक बैंक बैलेंस डिफर होगा, और रीजन के साथ। कारण बताओ अपने बॉस को कि भैया क्यों हुआ, मुझे बता ऐसा क्यों हो जाता है। तो सर एक एग्जाम्पल अभी दे देते हैं, ऐसा क्यों होता है, एक क्यों हो जाएगा डिफर। तो ऐसे सिंपली बोल रहा हूं, आगे इसको इसी को तो आज पढ़ाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि मेरा एक बैंक में, जैसे ही बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, व्हेन वी ओपन एन अकाउंट इन आवर बैंक, तो बैंक प्रोवाइड अस फैसिलिटी ऑफ पासबुक। बैंक क्या करता है, आपको एक छपा छपाया किताब देता है, किताब को पासबुक कहते हैं। इसमें 25-20 पेज होगा। उस पासबुक में क्या होगा, जब मैं पैसा अपने, मैं यहाँ हूँ तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ सर, मैं एक ट्रेडर हूँ या कंपनी हूँ या मैन्युफैक्चरर, कुछ भी हूँ, मैंने यहाँ पे पैसा डाला होगा, डिपॉजिट किया है। तो मान ले होता क्या है, पासबुक जैसे कभी कभी हमें अपने बैंक बैलेंस पे, ये जो हमारा वहाँ बैलेंस होता है, तो बैंक में देखा हूँ कभी कभी हमें पासबुक क्या देता है विद्यार्थी, हमारे रुपयों पे हमें हमारा बैंक वाला इंटरेस्ट देगा। तो जब वो लोग इंटरेस्ट देते हैं तो मुझे पूछता नहीं है, मुझे नहीं पूछेगा कि सर आपको मैं इंटरेस्ट दूं क्या। ये नेचुरल है कि मेरा पासबुक है, अगर वो सेविंग अकाउंट का खाता है तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट देते समय बैंक आपसे पूछता नहीं है। सिंपल वर्ड, आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो सारा कहानी लिखा, आप सिग्नेचर कर देते हो। तो बैंक बोला बबलू सर मैं आपको 500 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं ना थोड़ी करूँगा। तो इंटरेस्ट जब वो लोग देगा तो इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग का टाइम क्या है, वो लोग कब रिकॉर्ड करेगा, इसको ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग का टाइम। तो बैंक वाला मान लीजिए घटना रिकॉर्ड किया है से 15 मार्च को, लेकिन मुझे तो बैंक का मैनेजर बताएगा नहीं, क्योंकि वो मेरा नौकर थोड़ी है कि आपको फ़ोन करके बताऊंगा मैं। तो बैंक कभी भी अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो मुझे खबर मिलती नहीं है, और जब मेरे को खबर नहीं मिलेगी तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बैंक का बैलेंस वहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो गया होगा। इंक्रीज हो गया होगा, मान लो वहाँ मेरा पहले 10,000 था और 500 का उन लोगों ने मुझे इंटरेस्ट दिया बिना पूछे बिना बताए, तो वहाँ का बैंक बैलेंस 10,500। अब मैं बैंक में यहाँ से अगर फ़ोन करता हूँ, मान लो आजकल टेलीफोनिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं टेलीफोन किया किसमें, मैनेजर को, कि भाई साहब मेरा थोड़ा बैलेंस बताओगे क्या आप। तो वो वहाँ से खबर दे रहा है फ़ोन में कि सर आपका 10,500 हमारे पास है, जबकि मुझे इंटरेस्ट वाला घटना तो पता ही नहीं है। तो मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा बैंक में कितना है, 10 है, सिर्फ 10 है। तो इसका ना हम दोनों के बैलेंस में आज के दिन क्या हो गया, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आया, इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या, उन लोगों ने जब रिकॉर्ड किया वहां पे उसी वक्त मैं यहाँ पे अपने कॉपी में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन कब आएगी, आपको लानी पड़ेगी, बैंक आपको रोज इंफॉर्मेशन नहीं भी दे सकता है। तो हुआ क्या, वहां का रुपया बहुत ज्यादा आ रहा है। पासबुक शोज मच मोर एज कंपेयर टू योर बैलेंस। मैं चिल्लाऊंगा फोन करके कि सर आप झूठ कह रहे हो, 10,500 नहीं होगा, गलत है, 10 होगा, लेकिन ना आप 10 कह रहे हो, बैंक वाला कह रहा है सर आपका मेरे पास 10,500 है। इसको कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये मैं को कहा जाता है कैश बुक। तो मैं बता रहा हूं मेरा 10,000 है, ये देखो यहाँ पे, अब मिलाओ, मैं कह रहा हूं मेरा 10,000 है, बैंक वाला कह रहा है ना आप झूठ कहते हो सर आपका हमारे पास कितना है, 10,500 है, दोनों में डिफरेंस आ गया। वही देखो डिफरेंस आ गया,
तो बोलता है उसको रिकॉन्साइल करो, मैंने क्यों हुआ बताओ, और रीजन देना होगा। सर ये रीजन किसको दूंगा, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। अरे तेरा बॉस है, तेरे घर में वहाँ चेयरमैन है, वहाँ डायरेक्टर है, वहाँ सर मैनेजर होगा, या जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपको बताना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कम बेसी क्यों हो गया। और अगर नहीं बता पा रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ होगा, फ्रॉड धोखा गबन कहते हैं, या वहाँ या यहाँ, तो इसका नहीं होना ही नहीं चाहिए। तो आपको एवरी टाइम ध्यान रखना होगा। फाइनली मुद्दा क्या निकला मालूम है, मुद्दा ये निकला कि किसी भी मोड़ पे मैं जो बैंक बैलेंस बताऊंगा यहाँ पे कि मेरा एक्सिस बैंक में इतना पैसा है, तो एक्सिस बैंक भी उतना ही बताएगा। दोनों में कभी भी डिफरेंसेस आना नहीं चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस क्यों आया उसको एक लेटर की तरह लिख के, स्टेटमेंट की तरह लिख के आपको सवाल को बनाना है। अपने स्कूल वाले टीचर को लिखोगे कि सर देखिए इसलिए डिफरेंस हो गया, नहीं तो नहीं होता, नहीं होता। तो उसी को कहा जाता है कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू, मतलब कैश बुक वर्सेस क्या, पासबुक। कैश बुक अलग चीज है, अब पासबुक जो बैंक देता है वो अलग चीज है। अब आपको ये भी सुनना है कि आजकल पासबुक का जमाना हट गया, आजकल बैंक पासबुक नहीं देती है। सिंपल वर्ड सुन लीजिए, बैंक बोलता है बबलू सर ये पासबुक उस हमसे हम नहीं देते हैं भैया, वो पहले था 10 साल पहले, अब भूल जाइए। क्यों नहीं देगा, मैं पूछा मेरा पैसा वहाँ डाला हूँ, मेरे को प्रमाण पत्र तो देगा कि मेरा वहाँ 2 लाख है ना, 25 लाख है ना, 50 करोड़ है, आप मुझे लिख के दो। तो बैंक बोलता है मैं पासबुक नहीं देके, आजकल आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या बैंक स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना आजकल पासबुक धीरे धीरे खत्म हो रही है और रिप्लेस हो गया क्या, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पासबुक ही लगेगा बट वो पासबुक होता नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। तो आजकल बैंक वाले आपको क्या देंगे, बैंक का स्टेटमेंट देते हैं, इसमें डिफरेंस आएगा। व्हाट इज पासबुक, व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन टू। 1 मार्क का डिफरेंस आ गया है 2 मार्क्स में, तो दोनों अलग चीज होता है। पासबुक एक लूज 15-20 पेज की किताब होती है जो बैंक हमें देता है, और जो हम अपने घर में रखते हैं, बट अपने घर में भी रखकर हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते, वो बस उसमें जो भी लिखेगा बैंक वाला लिखेगा। जैसे मान ले मैं 10,000 रुपया जमा किया हूं, तो मैं क्या यहाँ खुद लिख लूंगा कि मैंने पासबुक में, ना, ये पासबुक जाइए बैंक में लेके जाओ, वहां पे ऑफिसर लिखकर एक साइन करके स्टैम्प लगा के देगा। तो इसका ना पासबुक एक लूज शीट ऑफ पेपर है जो बैंक अपने हर कस्टमर को देता है, और उस पासबुक में आप क्या जमा कर रहे हो क्या निकाल रहे हो वहां लेके जाइए, वो लोग ठीक अपना रिकॉर्ड, या सर आजकल तो मशीन है आपका हिसाब आएगा, इसका ना ये अलग चीज़ है। और बैंक स्टेटमेंट का एकदम अलग है, बैंक स्टेटमेंट कभी भी मेरे पास नहीं रहेगा। तो ध्यान रहेगा श्रीवास्तव, बैंक स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास नहीं रहता है। जब मंथ एंड होगा तो मंथ के एंड में बैंक क्या करेगा, आप बैंक में जाओ, मैनेजर को बोलो दादा मेरे को एक तो बैंक स्टेटमेंट दो ना, मैं क्या पैसा डाला क्या निकाला उसका हिसाब तो दो। एक प्रिंट आउट निकाल के भेज दिया, या बैंक का हेड ऑफिस आपके घर में बाई पोस्ट भेज देगा। तो पूरे महीने भर में मैंने क्या किया, मेरे को एक पेज में वो लोग क्या किया बनाकर मेरे घर में आएगा। वही है तो पासबुक की कॉपी है, लेकिन पासबुक मैं फिजिकली रखूंगा, उसमें 15-20 पेज है, उसमें बैंक का खर्चा बढ़ता है, उसमें मैं रोज बैंक में वहां चला जाता हूं, रोज लाइन में खड़ा होता हूं, बैंक को रोज तंग करता हूं, बैंक परेशान हो गया है, बोलता है पब्लिक का लाइन लगता है, पागल है पब्लिक, मैं पैसा भाग थोड़ी रहा हूं। तो इसीलिए बैंक बोलता है पासबुक नहीं देंगे, हमारा कॉस्ट बढ़ता है। हम आपको सीधा मंथ के एंड में जो जो जमा हुआ, जितना पैसा आप निकाले उसका एक स्टेटमेंट दे देंगे मंथ में एक बार, वो आप देख लेना, आपको डिस्प्यूट लगे आ जाना कि सर आपका हिसाब गलत है, कहानी खत्म। तो आजकल वही रिप्लेस हो गया बैंक स्टेटमेंट में। तो हम पहला पार्ट पढ़े कि सर व्हाट इज बीआरएस, अब इसको लर्न करना तुम लोग का काम है। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि सर बीआरएस क्या एक अकाउंट है, तो आंसर आज सीखे कि बीआरएस अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इसको लूज शीट ऑफ पेपर में बनाते हैं। क्यों, इसका आकार अकाउंट की तरह नहीं होता है। क्यों, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, और इसमें रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट देना पड़ता है, और इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, काम आती है। सर आगे, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि सर बहुत ध्यान से, ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको जो जो पढ़ा रहा हूँ वो देखना। सर दोनों बैंक बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को सिखा दूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ सर अब पढ़ेंगे, बात क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ाते समय स्टूडेंट एकदम लगा, देख आज मैं 2 बजे आया हूँ, हम लोग पानी भी नहीं पीते, देखो भर के गई वैसे ही होगा। स्टूडेंट लगना होगा, हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ी है स्टूडेंट लाइफ में, और हमें पढ़ाने में मज़ा। मैं तो इनकम इतना चाहता नहीं हूँ स्टूडेंट, मालूम है कलकत्ता में इतना ऑफर है, एक साथ 300-300 400-400 लड़के को ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब मैं जाना नहीं है क्योंकि घर में 3 डेट देखा हूँ सर, पैसा तो ऊपर जाएगा नहीं ऊपर। अभी देखो तुम फिल्मी सिटी में क्या हुआ है सर, कितना अच्छा घर लग रहा था मुझे, मैंने देखा कि सर मेरा घर अच्छा है, भले मैं गरीब हूँ
मैं ये सिखाता हूँ बच्चों को हमेशा, मेरे को इससे मतलब नहीं रहता है, मेरे को जितना पढ़ाना, बहुत पढ़ाया हूँ उड़ीसा में, 800 स्टूडेंट, 742 स्टूडेंट एक छोटे से रूम में पढ़ाते थे, नहाते भी नहीं थे क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। अब है, अब ऐसे ही थोड़ी है सर, 5000 स्क्वायर फीट जगह है, अब तुम सोच मेरे पास खरीदी हुई, क्या उसको ऊपर थोड़ी लेके जाऊँगा। अभी दीदी गुजर गई सर कैंसर में, कह रहा हूँ, तो लाइफ छोटी है सर, इसको एंजॉय कर। और एजुकेशन हमारा पार्ट है सर लाइफ का। एजुकेशन का मतलब गर्ल्स ये नहीं होता आप अकाउंट्स अच्छा सीख गए हो, तो सीखने से आप क्राइम भी तो करते हो। मैं देखा हूँ कितने सीए जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो एडुकेट कहाँ हुआ है, उसको एडुकेट होने की जरूरी है सर। वो लोग ड्रिंक्स करते हैं, कहाँ शोभा देता है सर, यू आर ए एडुकेट पर्सन, आपको शोभा देता है सर। आप मदर फादर बच्चों के सामने आप मसाला खा लेते हो सर, कहाँ शोभा दे रहा है, लिखा रहता है कि इट इज इंजीरियस टू हेड, इट लीड्स टू कैंसर। तो एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है सर। अभी इंजीनियर के बच्चे में देखा सर, गलत काम किए लड़कियों के सामने, जेल क्यों सर, इंजीनियरिंग में ये सब थोड़ी पाता है, क्या आप गलत काम करोगे तो इसका ना एजुकेट अभी हुआ नहीं है सर। हमें एजुकेट होना है और हम लोग उसी की प्रथा में है सर। ये तो बुक्स दिया इतना सिलेबस, पढ़, हमको क्या है, पढ़ना आपको है सर, मुझे नहीं। सीए आपको बनना है सर, 5 साल जिंदगी का रुला देता है, सीए बनोगे ना तो जिंदगी भूल जाओगे सर। वो लगता है जिंदगी जिएगा कहाँ, और फिर ऑफिस में लगोगे तो 10 घंटा नौकरी है, पूरा खरीद लेगा तेरे को। और कब आपकी एज 45-50 होगा, ऊपर वाला बुलावा आ जाता है, लो लाइफ में किए क्या रे भैया, इंजॉय तो कर ही नहीं पाए। कहाँ कि अपने शर्तों से जो लाइफ जीता है, जैसे बबलू सर, उसको एंजॉय कहते हैं। कल नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, जा छुट्टी है। तो इसको सक्सेसफुल पर्सन कौन है, जिसका समय है। मेरे को जब मना था मैं 20 दिन बाहर निकल गया, भाई अभी 20 दिन नहीं रहूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ बेंगलोर घूमने, तो दैट इज मेरे नज़र में वो सक्सेसफुल है। जिसका समय नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है, तब वो जी कहाँ पाएगा। आपको यही सिखा रहा हूँ स्टूडेंट, एजुकेशन में ताकत है। मैं जब पढ़ाया था ना तो मुझे बहुत जन बोला था, अरे तुम पाठशाला में पढ़ाया, कैसे पढ़ाएगा सेंट जोसेफ वाले को। भाई पढ़ा लिया, डीबीएल पढ़ लिया, श्री राम का छात्र यहाँ पढ़ा है स्टूडेंट आकर, बिलीव कर पाओगे, मुदीत मालपानी। अब मैं पढ़ाया हूँ सर, मैं तो पाठशाला का लड़का हूँ, लेकिन वो तो पढ़ के गए। अरुण डालमिया पढ़ा है, सोचिए सर कैसे। मैंने निशी शर्मा सर, क्रेडिट लोन मैनेजर ऑफ ICICI बैंक, अब ताकत देखिए सर। स्वाति मेहता साइन लगाती है सर, इतना बड़ा पोस्ट ले लिया, और कोई दिन मुझे भरोसा नहीं है सर कोई RBI का गवर्नर बने, मेरा स्टूडेंट ना बन जाए। तो ये मान लो कि ताकत है सर, स्ट्रेंथ, दिस इज द ताकत। और मैं किसी लड़के को बोल दूं कि देख ये मेरे साथ पीछे लग रहा है, इसको तो आता है, एक दिन देख लेना, तो वैसा लड़का लोग भी है। बोलता बबलू भैया बोलिए कब कहाँ किसको देखना है, जमाना यहाँ चला गया सर, तो इसको सुनना होगा, बोरिंग लगेगा, मैं क्या करूँ सर। ये सब नोट देख हम लोग बनाते हैं रात भर जग कर, ये कब बना लिया हूँ ये सब मैं 2001, 2003 में। तो वही कह रहा हूँ कि इसको समझना, इतना सा देख पढ़ाए, लेकिन आपको कुछ बोलना पड़ेगा। अभी तो हूबहू लिखेगा, मान ले अभी स्कूल में आप हूबहू छापोगे, नंबर मिलेगा, आगे याद थोड़ी रहता है। तुम फिजिक्स का एक डेफिनेशन अभी लिख दे, मैं लिखवा लेता हूँ तेरे से, हूबहू छाप दे आकर, फोटोसिंथेसिस लिख के दिखाओ जो बुक्स में है। मेरा लड़का तो पूरा बुक्स लर्न कर लेता है, 3-4 पेपर में 100 ले है, 10 और 12 में। बोले मैं रट्टा लगा लेता हूँ, भैया रट्टा लगाकर पैसा थोड़ी मिलेगा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि लड़का 100 लाया, बट मेरी तरह काम कर पाएगा तब मैं देखूंगा, ये मेरा सोच है। तो इसमें बनी है सर, हमारी इंडियन एजुकेशन ऐसी नहीं है सर। वो बोलता है लर्न करके बच्चों को प्रेशर देके पास कराओ, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने का है भैया, सिलेबस हो गया। अब हमें यही नहीं मालूम है कि सर इस चैप्टर में कितना वक्त लगना चाहिए। हु टेल अस, कौन कहेगा कि सर इसमें 12 घंटा का चैप्टर है ना 16, ना हम 3 ही घंटा में करो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो 3 घंटा में रेडी थोड़ी होता रहे डाका। तब हम लोग अकाउंट्स में इतना पैसा 5-7 टीचर क्यों ला रहे हैं, हमारे कलकत्ता के बस वही पढ़ा पाता है, बहुत डीपली पढ़ाते हैं कुछ टीचर, और वो झेलना मुश्किल है उन लोग को। वो लोग पढ़ाएगा 3 घंटा, अब तुम सकेगा, फीस लेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ाता है। मैं यही कह रहा हूँ, वो अच्छे हैं हमसे बहुत, मैंने ये देखा है सर। परवीन शर्मा को तो देखकर मैं बेहोश हो गया था कि 6:15 बजे पढ़ाएगा सुबह और 10-15 तक क्लास चलती है, एक बूंद हिलेगा नहीं, पानी का बॉटल नहीं रहेगा, और नॉन स्टॉप 70,000 स्टूडेंट एट ए टाइम। हाउ इज इट पॉसिबल सर, एक टीचर है वो 5,000 का तो आदमी होगा, भैया छोड़ दे, 5 फिल्मी सितारों को ना किनारे में दबा लेगा, इतना पावरफुल होता है। अब तुम सोच, दिखाते वो लोग घमंड नहीं दिखाते, मैं ये कह रहा हूँ इतना पावरफुल सर। कोचिंग यहाँ चला गया, हाँ भैया क्या करें, इंडिया में सब कुछ बिकता है। 11-12 का कोचिंग का बिजनेस है 6,000 करोड़ का, मैं जब पढ़ता था 6,000 करोड़ ट्यूशन मार्केट में माँ बाबूजी लगाते हैं। माँ बाबूजी को स्कूल में फेती नहीं है, अरे बच्चा स्कूल 8 घंटा जाता है, स्कूल में लड़ाई कीजिए, क्यों ट्यूशन जाएगा, वाई, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर 8 घंटा बच्चा देगा, जिएगा कब, 4 घंटा बबलू भैया 2 टीचर का पढ़ेगा, लाइफ कहाँ बचा, खेलेगा कूदेगा कहाँ, दूसरे घंटे में तो शूट कर देता स्कूल वाले को। आपको लेना, यू हैव टू, जैसे डॉक्टर में क्या होता है, ऑपरेशन सक्सेस होगा, तुम तोड़ भांग नहीं करता है। हमारे मदर फादर तो बिके हुए हैं सर, हिम्मत ही नहीं है बोलने, जवानी नहीं खुलती है, वहाँ जाने के बाद लीजिए 200 रुपये ज़्यादा लीजिए। अरे मैं क्या करूँ, तुम सर है तो क्या करेंगे, तुम में क्या क्राइम नहीं करते आप।
ये सोचिए ना, आप गलत काम नहीं करते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ उस जगह सर कैसे ले जाऊँगा मालूम नहीं सर, ये बच्चा को सोचना होगा। हम लोग की कितनी विधानचंद कॉलेज का मालूम है, इतना नाम था 1977 ना 80 में। मेरे को बड़े भाई साहब कहते हैं बबलू मालूम है यहाँ जगह नहीं मिलती थी, आज कलकत्ता जा रहा है, क्योंकि सर क्या बोले आप, पुराने श्री रामपुर कॉलेज सर 200 साल होने को आ गया, ऐसे ही बोला। तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट आप कैसे लाइफ को लीड करते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को तो एक जन गलत नहीं बोलता है जल्दी से सर, क्योंकि मैं वैसा भिड़ता ही नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ये कह रहा हूँ। तो थोड़ा अलग हो, इसमें इनको सुनना पड़ेगा। कब तेरे काम आएगा मैं नहीं जानता सर, लाइफ में कौन सी चीज़ कब काम आती है कोई नहीं जानता है। ये कह रहा हूँ कि ये एकदम एक्सप्लेन कर देना, बच्चा पूछेगा कि भैया ये सब क्या लिखे हो, बता दिए, मोटा मोटी का आइडिया दे दिया, नॉलेज कर लेंगे। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट लाइन तो ये वाला था कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब इसको बनाना कंपल्सरी नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, इसका ढांचा अकाउंट की तरह होता नहीं है। किसी दिन ये बनेगा मंथ में, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा दोनों बैलेंस क्या है, सेम है। मैं कह रहा हूं मेरा 5 लाख बैंक में, तब नहीं बनाऊंगा। यानी ये चैप्टर ना ऑप्शनल है, जब आपका बैलेंस टैली नहीं करेगा तब मैं क्या करूंगा, ये स्टेटमेंट बनाकर देखूंगा कि बैंक का बैलेंस ज्यादा या कम है तो क्यों है मेरे से, तब उनको जाकर पकड़ेंगे। भाई साहब देखिए ये सब गलती क्यों आप, और नॉर्मल मुझे लगता है गलती होती नहीं है, कोई कारण से वो होगा, वो कारण अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, आप एकदम नोट करना इनको। ये नोट बहुत बढ़िया नोट बना। अब देखिए इस चैप्टर में बच्चा मुझे पूछेगा बबलू सर ये बैंक रिकॉन्स्ट्रक्शन स्टेटमेंट क्या समय, पासबुक क्या होती है। तो पासबुक बोला हूं अभी देना नहीं चाह रहा है बैंक, आज कारण बताए क्यों नहीं देगा, खर्चा बैंक का बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, तो बैंक भी चालाक बोलता है पासबुक नहीं देंगे सर, अब छोड़िए स्टेटमेंट देंगे। फिर भी आपको जानना है कि दोनों में स्लाइड क्या होता है, डिफरेंस होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा लिखा दूंगा, कोई भी पूछे तो सर व्हाट इज बैंक पासबुक, ये हम जानेंगे। या फिर क्या सर पासबुक का डाका दूसरा नाम अभी तो बोले क्या, आजकल बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है मालूम है, दो अलग अलग चीज़ है ना, थोड़ा सा फर्क है भैया। चलिए सर आप लिखाओगे क्या, देख कितना बढ़िया लिखा दूंगा। लिखिए द बैंक आई द, देख ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये नोट में मैंने जो ढूंढ के लिखा है इसका बहुत वैल्यू है। ये देखिए द बैंक इधर क्या डागा, इधर क्या सेंड, आपको क्या करेगा भेजेगा, हाँ बैंक इधर देखना मैं लिखाऊंगा सेंड्स, स्टूडेंट लिखना पीरियोडिकल स्टेटमेंट, पीरियोडिकल स्टेटमेंट। अब बच्चा को मान ले स्टूडेंट मेरे को कोई कहता है सर मैं ये सब इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट भेजता है, ये ध्यान रखना। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है देख। और या फिर बैंक क्या करेगा, गिव ए पासबुक, ओ दोनों काम एक साथ हो गया, गिव ए, विद्यार्थी ध्यान दीजिए, गिव ए पासबुक, किसको पासबुक देगा, टू इट्स कस्टमर, बता दूंगा भाई रुकिएगा। तो आजकल हमारा स्टूडेंट ध्यान से सुनो, 2 मौका हो गया शायद, 2 मौका मतलब बैंक या तो आपको मंथ के एंड में आपको घर में बाई पोस्ट क्या करेगा, एक कागज का स्टेटमेंट भेज देगा जिसमें तुम कितना पैसा जमा किया निकाला, उस स्टेटमेंट में बैंक क्या करेगा आपको बता देगा, आप कागज खोल के घर में देख लीजिएगा। तो वही लिखा है कि बैंक आजकल क्या करता है, या तो पीरियोडिकल मतलब 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, नॉर्मली 1 मंथ का ट्रेंड है। तो बैंक क्या करता है, मंथ में एक बार आपके घर में आपने जो पैसा डिपॉजिट किया क्या निकाला उसका एक कागज भेज देगा, घर में खोल के देख लीजिएगा। वो होगा क्या, वो बैंक की स्टेटमेंट है। और नहीं तो बैंक क्या करेगा, आपको एक छपाया किताब दे देगा। तो ये दोनों अलग है ना। तो बैंक गिव ए पासबुक टू इस क्या, अच्छा बैंक अपने ग्राहकों को क्या कहता है, क्लाइंट, वो लोग कस्टमर को गॉड मानता है, वो लोग कस्टमर कहते हैं कि ये मेरा कस्टमर है, तो बैंक पासबुक अपने कस्टमर को देगा। ठीक बात है भैया, इतना समझे। बोथ रिप्रेजेंट, अब दोनों है क्या, अब देख बोथ, एक दोस्त पूछा सर ये सब होता क्या बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोथ रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ए कॉपी, दोनों तो एक ही चीज है, ऑफ इट्स कस्टमर अकाउंट, ऑफ इट्स, सारे विद्यार्थी कस्टमर अकाउंट। छात्र मुझे पूछा सर समझे नहीं, सारा लाइन मैं बताऊंगा। बोथ रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ए कॉपी ऑफ इट्स कस्टमर अकाउंट एज मेंटेन्ड इन बैंक लेजर। देखते हैं आप क्या समझे, एज मेंटेन्ड इन बैंक्स लेजर, BANKS, बैंक्स LEDGER, बैंक्स लेजर। दस द बैंक कीप्स द कस्टमर, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, दस द बैंक कीप्स आप समझते हो, द कस्टमर, बैंक अपने कस्टमर को हमेशा क्या करता है डागा, इंफॉर्मेशन
देता रहता है, ऐसा लिखा, कीप द कस्टमर इन्फॉर्म्ड, FORMED, इन्फॉर्म्ड ऑफ द एंट्रीज मेड इज ऑफ द ENTR, एंट्रीज आप सीख गए हो, एंट्रीज मेड इन हिज अकाउंट, हिज ACCO यूनिट, अकाउंट मतलब मेरा जो खाता वहां मैंने खोला है वो वाला। अब तो सोचिएगा कि अगर तेरे को कोई दोस्त पूछे कि पासबुक अलग चीज होती है, मालूम है, लेकिन मैंने दोनों को मर्ज करके लिख दिया। क्यों? इसका कारण क्या है, अगर व्हाट इज बैंक पासबुक है तो अलग चीज है, स्टेटमेंट अलग है, आप इसमें से तोड़ लेना। लेकिन ये सिखाऊंगा कि बैंक के पास दो रास्ते हैं। डागा जब हम अकाउंट खोलते हैं बैंक में तो बैंक को कुछ बोलेंगे, भैया कोई प्रूफ दे, तेरे यहाँ पैसा रखा हूँ, कल बोलेगा नहीं कोई पैसा नहीं है, ऐसा थोड़ी चलता है, कुछ तो दीजिए। तो बैंक आइदर आपको क्या करता है, एक पासबुक देगा, कॉपी दे देगा, उसमें तेरा पैसा क्या जमा हुआ है, उसमें तेरा नाम, पता, एड्रेस, नॉमिनी और क्या क्या डिटेल है वो दे देगा, उसमें लिख देगा अकाउंट नंबर। आपको अकाउंट नंबर क्यों देता है आज पढ़ाऊंगा, व्हाट द नीड ऑफ अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर देगा, देने के बाद डागा वो लोग क्या करता है कि आपको पासबुक दे दिया, बोला घर ले जा, और तुम 1 लाख रुपया जमा किया, पासबुक में 1 लाख रिकॉर्ड कर देगा। और जब जब जमा और करोगे और विड्रॉ करोगे, वो पासबुक ले जाकर तेरे को वहां क्या करना होगा, लिखवाना पड़ेगा, एक बैंक में डालेंगे, वो लोग दे देगा। चलिए सर, अदरवाइज मैं बैंक को बोला भैया पासबुक वाला झंझट लगता है, सर कौन आएगा बैंक में आजकल, समय कहाँ है, आप कुछ दूसरा रास्ता बताओ। तो बैंक बोला एक काम करो, घर में बैठे रहो, आपको मैं क्या करूंगा, पीरियोडिकल एक कागज भेज दूंगा, वो आपके एड्रेस पे चला जाएगा, हो गया। लेकिन सुनना, दोनों का मतलब क्या वो सुन लेना सर, सुनना, बोथ रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों होता क्या है, तो लिखा है ये और कुछ नहीं है, ये कस्टमर ने डागा जो वहां पैसा जमा किया और जो निकाला उसी का क्या है, एक कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी की तरह है। डागा क्या लिखा है, बोथ रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ए कॉपी ऑफ इट्स क्या, कस्टमर का अकाउंट का हिसाब है जो बैंक मेंटेन किया है, देखा है मेंटेन्ड इन द बैंक्स लेजर है, ये मैं नहीं बनाया हूं, कौन, बैंक वो लेजर बनाया है। तो हो सकता है बैंक कुछ गलती कर दे, लेकिन बहुत कम चांस है कि बैंक गलती करेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो बैंक बोलता है कि मैं आपका सर, आप जब जमा करते हो निकालते हो तो मेरा एक तो वहां पे अकाउंटेंट है, वो सब ये सब काम करता है कि बबलू सर कितना जमा किए कितना निकाले, मेरा स्टाफ कर रहा है, आप घबराओ मत। तो बैंक वो मेंटेन करता है। थस बैंक क्या करता है, इस तरीके से क्या कर रहा है डागा, अपने कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, इन्फॉर्म करते रहता है कि सर आपका, लेकिन रेगुलर रोज रोज तो आजकल तो मान ले मॉडर्न जमाना है तो आपको रोज रोज भी खबर मिल सकती है, पहले तो मंथ में एक बार था। तो लिखा है 10 द बैंक कीप्स द कस्टमर इन्फॉर्म ऑफ द एंट्रीज मेड इन। अब देखो एंट्रीज सीख गया, जैसे हम जनरल एंट्री बनाते थे तो बैंक भी एंट्री बनाता है और आपको रेगुलर अप टू डेट करता रहेगा कि सर आज आपके अकाउंट में क्या हुआ। जैसे गर्ल्स अभी कुछ दिन पहले मैंने डागा एक व्यक्ति को कंप्यूटर के लिए मान ले 70,000 रुपया दिया, पहले कहानी समझो, मैं 70,000 उसको दिया, तो बैंक क्या करेगा ना, जब मेरा चेक से वो पैसा वहां निकालेगा ना तो मेरे फोन में पहले ही मैसेज आता है, सर आपके सरस्वती कोचिंग सेंटर में कोई व्यक्ति 70,000 रुपया निकालने की कोशिश कर रहा है, प्लीज इन्फॉर्म मी, उसको दे कि नहीं दे। ढाका क्या फ्रॉड होने का चांस ही कम हो गया। अरे 70 तो मैं किसी को दिया ही नहीं था। तुरंत बैंक को क्या किए, इन्फॉर्म किया कि 70 उसका पेमेंट क्या कीजिए, आप रोक दीजिए। पहले कहाँ होता था। तो वही कह रहा हूं कि बैंक क्या कह रहा है, अब समझ गए कि बैंक क्या करता है, आपका अकाउंट वहां मेंटेन कर रहा है, आप क्या जमा किए क्या निकाले, और बार बार आपको वहां जो हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता रहेगा। लेकिन ये मंथ में एक बार होगा। और अगर आपने टेलीफोनिक बेनिफिट ले लिया, आजकल सर क्या बोलते हैं ऑनलाइन आ गया, तो आपको तो आजकल ऑन स्क्रीन दिखाई भी देता है। चलिए सर, ये कहानी मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या है। ये मेरे पास रहेगा, ये मंथ में नॉर्मली एक बार बैंक भेजता है, ध्यान रखना। लेकिन बैंक इन सब सेवाओं का याद रखना, डागा क्या करता है, चार्ज लेगा, इंटरेस्ट नहीं। पासबुक भैया, एक बैंक का रिश्ता में एक्सिस बैंक का मान ले 1 लाख कस्टमर है, तो भैया पासबुक छपवाने का तो 5 रुपया लगता होगा, तो मैं 5 लाख रुपया घर से थोड़ी लाऊंगा। तो बैंक इन सब सुविधाओं को क्या करेगा, चार्ज लेता होगा आपसे, 100% लेता ही। आप समझ गए सर। सर आगे क्या लिखवाओगे, आगे मैं लिखाऊंगा कि उस पासबुक को मान ले मैं इग्नोर कर दिया। एक छात्रा बोली सर ये सब कौन देखेगा, फेंकिए, क्या है, मुझे पक्का विश्वास है बैंक सही कर रहा है। लेकिन ना, बैंक कहता है पासबुक मैंने जो आपको दी है, आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती हुई है, आपका पैसा इधर उधर हो गया है, तो प्लीज मुझे इमीडिएट क्या करना, इन्फॉर्म करना, नहीं तो आपका जो फ्रॉड हो गया शायद हम उसके लिए क्या नहीं है। तो देखना उसके नीचे लिखा रहता है कि आप अगर कोई भी आपको लगता है डिस्प्यूट हुआ है तो प्लीज इमीडिएट ब्रांच मैनेजर से मिलकर डिस्प्यूट को क्या कर लो, दूर कर लो, बोल रहा है बैंक। तो सर ये लिखा हुआ रहेगा, देख
एक बच्चा बोला बबलू भैया नहीं देखेंगे 5, देख क्यों नहीं जाएगा। अब देख क्या लिखा है, अब लिखा हुआ है इट इज द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर। अब मेरा ड्यूटी है कि इस स्टेटमेंट को मैं चेक करूं, ड्यूटी ऑफ द कस्टमर। थोड़ा स्लो चलेंगे, इसका कारण क्या है, चैप्टर को मुझे समझा देने का, तुम बोलेगा सर पानी की तरह सवाल बनेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर टू चेक द एंट्रीज, टू चेक द एंट्रीज, मतलब बैंक मेरे साथ जो जो काम किया डागा उस पासबुक में मैं क्या करूंगा, सबको चेक कर लूंगा, चेक द एंट्रीज एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड, और किसको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, बैंक को, कि सही ना गलत। तो सही का तो देना नहीं पड़ता है, गलत है तो आप जाइएगा। एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड द बैंक, इन्फॉर्म माने बैंक को क्या करना है, हमें डागा, हाँ इमीडिएट बता देना, इमीडिएट वर्ड है, इमीडिएट मतलब 1-2 दिन में तुरंत कर दीजिएगा। इन्फॉर्म द बैंक, इमीडिएटली इन्फॉर्म द बैंक ऑफ एनी एरर, ऑफ एनी एरर, किसी भी तरह की डागा अगर गलती हो गई है तो आप बता दीजिएगा। इन्फॉर्म द बैंक एनी एरर दैट ही मे नोटिस, जो मैंने डागा गलती क्या की, देखी है पासबुक में गलती हो गया सर, तो आप बता देना, बहुत कम होने का चांस रहता है। अब आता है पासबुक सर देखने में कैसा होता है। सर पासबुक देखने में कैसा होगा, उसको कहते हैं सर पासबुक का आकार क्या है, वो बुक्स में नहीं बनाना चाहते हैं लोग, हम लोग बनाएंगे। तो सर एक बच्चा बोला सर पासबुक कैसा होता था दिखाओ, तो सर ये काम आएगा बीआरएस में, इसी से बनवाऊंगा। लिखो द स्पेसिमेन ऑफ किसका डागा, पासबुक सर कैसे, मान ली इस बार हमारा डब्ल्यूबी बोर्ड, आईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड गेम खेला, बोला कैश बुक नहीं पासबुक बनाने देंगे बच्चों को, तो पासबुक भी डागा हमारे सिलेबस में है, और बोलेगा क्या बना, पासबुक बना के दिखा, तो फंस जाओगे। देखो बता रहा हूँ, आपको लिखना है, पासबुक का फॉर्मेट लिखवाऊंगा, वो देख लेना, वो देखना। सर सबसे पहले तो पासबुक के ऊपर डागा क्या रहेगा, कस्टमर का क्या लिखा रहेगा, नाम और उसका एक अकाउंट नंबर। तो वो लिखता हूँ कि मान लेते हैं पासबुक सर मैंने खुलवाई है, मेरा कस्टमर का नाम लिखो मेसर्स माहेश्वरी, ये नाम है डागा किसका, कस्टमर का जो वहाँ अकाउंट खोल का, इंस्टीट्यूट लिखा ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट डागा, तब उस पासबुक के ऊपर मोटा मोटी एक कस्टमर का क्या रहेगा, नाम तो देना पड़ेगा उनको, ये किसका है, चलिए दे दिए। फिर एक लिखा यहाँ ध्यान दे, अकाउंट विथ, अच्छा मेरा एक अकाउंट नंबर वगैरह भी रहेगा, इतना आप समझती हो सर। अच्छा ये अकाउंट मेरा कहाँ खुला हुआ है, मान ले डागा मैंने स्टेट बैंक में खाता खोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है सर, और मेरा कहाँ पे है वो बैंक, उसका एड्रेस है रिसरा, मान ले 712248। तो ये पासबुक मान लीजिए इस तरह का डागा क्या है, एक फॉर्मेट है, मान ले बच्चे को मन में अभी भी डाउट है, ये फॉर्मेट हो गया, इसमें मेरा नाम पता लिखा हुआ है सर, सही बात है। उसके नीचे क्या रहेगा, अब जगह तो ज़्यादा ले लिया ना, चलिए थोड़ा सही है। अब देखना पासबुक में इस तरह का ये ढांचा बना हुआ, मान ली ये पूरा शेप इतना सही है, मैं एक बार इतना ही क्या, यहाँ रहेगा कौन सा कॉलम, डेट, फिर यहाँ रहेगा पासबुक में लिखा रहेगा पर्टिकुलर्स रहेगा, ठीक है सर। फिर ये बहुत अच्छी चीज़ लिखा रहा हूँ जिसको बच्चे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, विड्रॉल। विड्रॉल मालूम है, विड्रॉल को बैंक वाले क्या कहते हैं, डेबिट, ये मज़ेदार चीज़ है। विड्रॉल मीन्स डेबिट, डेबिट यहाँ पे जो भी है रुपीज़, फिर बैंक वाला क्या करेगा, आप जो पैसा वहाँ डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट को लोग क्या कहते हैं मालूम है, क्रेडिट। डिपॉजिट को लोग क्या कहते हैं, वो लोग बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, वो लोग बना रहे हैं भैया, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, रुपीज़ सब में रुपये, और लास्ट में लिखा रहेगा बैलेंस। मान ली एक स्टूडेंट बोला सर ये पासबुक का फॉर्मेट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बस ऐसे बनेगा, सुनना मैं बताऊँगा, अब बताना। तो एक बार मुंद्रा कि ये पासबुक मैं बना रहा हूँ ना, बैंक वाले, बैंक का ऑफिसर बना रहा है, स्टाफ कर्मचारी, तो वो लोग बता तो कि मुंद्रा मैं 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करके आया हूँ, तो मुंद्रा बता कहाँ रिकॉर्ड करेगा बैंक वाला। तुम मुंद्रा गई, बबलू सर गए अपने माहेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट में 1 लाख रुपया डालकर आए, तो बैंक पासबुक वाला वहाँ का क्लर्क या स्टाफ कहाँ रिकॉर्ड करेगा, तो इधर ना इधर, तो किस साइड में, क्रेडिट में, क्रेडिट में ले, वो लोग क्रेडिट में लिख रहा है,
डेबिट में नहीं, किधर, वो क्रेडिट में लिख देगा कि सर ने 1 लाख रुपया हमारे यहाँ डिपॉजिट करके सर अपना चलेगा, कहानी खत्म। अब बता, वो क्रेडिट में लिख तो लेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट, और बैलेंस के आगे लगा देगा क्रेडिट। अब मान ले मैं जमा करके घर आ गया, 2 दिन बाद मैंने बैंक को फ़ोन किया ऐसे ही, अरे एक बार मेरा बैंक बैलेंस बताओ ना। मैंने वो सुविधा ली है, फ़ोन की सुविधा लेनी पड़ती है, टेलीफोनिक फैसिलिटी। मैं यहाँ से ही फ़ोन किया, अरे भैया मेरा बैलेंस बताओगे? बोला सर अकाउंट का नाम तो बोलो। मैंने माई का माइसुइन चीज, बोला अकाउंट नंबर बोलो, तो मुझे एक अकाउंट नंबर देगा। यानी बैंक कभी भी कस्टमर को उसके नाम से नहीं पहचानता है, अकाउंट नंबर होना चाहिए। बैंक बोलता है अकाउंट नंबर शुड बी देयर, आपको हमने एक नंबर दिया, नंबर आपका आइडेंटिटी है वहाँ पे, तो आपको एक अकाउंट नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस नाम के 4 मान ले और भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो बैंक फंसेगा। तो बैंक एक यूनिक आपको अकाउंट नंबर देता है, वो अकाउंट नंबर मुझे बोलना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बोल दिया तो मैनेजर फोन मुझे बोला बबलू सर आपके यहाँ पे 1 लाख रुपया क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो मैं ऐसे पूछते भी रहूँगा, वो लोग बताते रहेंगे। मैं ये बोला ऐसे ही, तो ये पासबुक ऐसा होता है। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में थोड़ा समझ लेना। सर ये हमें 11-12 का जब पढ़ रहे हैं तो ये हल्का फुल्का मान ले मैं चीज़ जाना ही नहीं, तब आपको ना BRS में आप कमांड नहीं हो पाओगे। कमांड मतलब होता है ना कि सर जो बेसिक, मैं उतना थ्योरी नहीं लिखाऊंगा जितना मेरे मैथ में है, उतना जो काम का है हर बच्चे को ये आना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप भी किसी को बता रहे हो तो ये बता, पहले थोड़ा सा ज्ञान दे उसको 1 घंटा, फिर सवाल करा दूंगा। चलिए सर आगे, अब हम लोग का पेज 2 सुनिए, थोड़ा सुनिएगा सर। अब तो और इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लो मैं बैंक में, गलत सुनना, बैंक में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते हैं, कीवर्ड, जिनका डागा हमें पता ही नहीं है। लो खाली कौन बोला, बैंक बोला, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि बैंक बोलना क्या चाह रहा है। तो मैं इस चैप्टर का नोट कैसे बनाया हूं, सुनना स्टूडेंट, कि आप जब BRS बना रहे हो तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे डागा जो हम लाइफ में कभी सुने नहीं है। और ये सब कौन यूज करता है, टर्म बैंक यूज करता है, उसका मीनिंग है इस सवाल में। नहीं तो सम्स आपका आधा गलत बनेगा, या क्लियर कट नहीं समझ पाओगे। तो वो लिखवाऊंगा कि एक बच्चे को इन सब का नॉलेज होना चाहिए। कुछ की टर्म जो सम्स में आपको परेशानी में डालता है, सर लिखवाओ तब। ये देख, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको सब जगह नहीं मिलेगा। सर क्या, एक वर्ड यूज होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। अब देखो, मान ले उल्टिया, मैंने तेरे को पूछा अरे भाई ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है रे, तो तुम बोली सर अभी तो हम पढ़े भी नहीं है, ये टर्म हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो यूज बहुत कम किया है, आया ही नहीं होगा। तो व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर, ये यूज होता है कहाँ, बैंक के सिलसिले में वर्ड आया। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या लिखते हैं, एंड स्टैंडिंग ऑर्डर, ए स्टैंडिंग ऑर्डर, ये देख, ये काम का नहीं है डागा, लेकिन बहुत काम का, ये मान के चल। ए स्टैंडिंग ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन, इज एन इंस्ट्रक्शन, माने एक तरह का इंस्ट्रक्शन है टू किसको भैया, किसको इंस्ट्रक्शन दिए, टू ए बैंक, टू ए बैंक, बाई किसने दिया, बाई ए कस्टमर। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ सर। यानी ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कस्टमर देता है टू मेक, क्या ऑर्डर दिया, टू मेक ए फिक्स पेमेंट, टू मेक ए फिक्स्ड पेमेंट, टू मेक ए फिक्स पेमेंट रेगुलरली, रेगुलरली ऑन स्टेटेड डेज। मीनिंग मैं बताऊंगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, फिर पढ़ोगे तो इजी लगेगा। टू सम थर्ड पार्टी, टू सम थर्ड पार्टी। सर कुछ समझ में नहीं आया, वो मैं बता रहा हूं, ये काम आएगा सवाल में, देखना बहुत जगह ये वर्ड यूज होगा। शास्त्र कौन सा, स्टैंडिंग ऑर्डर। तो देखो स्टैंडिंग ऑर्डर गर्ल्स क्या है, बोलते हैं ये एक ऑर्डर होता है जो कौन देता है, मैं ये ऑर्डर दूंगा, मैंने ग्राहक कस्टमर बैंक को ऑर्डर दे रहा है, बैंक मानेगा मेरा ऑर्डर, बोलता है मैं आपका सर्वेंट थोड़ी हूं, हाँ मानना पड़ेगा। देख तो डागा लिखा है एक, ये एक तरह का ऑर्डर है जो, ठीक है, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, किसको, हमने बैंक को, मैंने दिया है बैंक को, ठीक है, तो टू ए बैंक, बाई कौन, उसके ग्राहक द्वारा, मैं कस्टमर हूं वहां का, मैंने खाता खोला है, कि आप एक फिक्स पेमेंट कर देना, आप एक किसी को पेमेंट कर, मैं वहां नहीं जाऊंगा बैंक में, आप मेरा एक पर्सन जाएगा, आप क्या करना, उसको पेमेंट कर देना। उसको मान ले इसको मुझे 1 लाख रुपया देना है किसी को, तो मैं बोला आप उस व्यक्ति को एक फिक्स पेमेंट करना, वो भी रेगुलरली,
इसलिए रेगुलरली क्यों बोलते हो, क्योंकि बार बार देना पड़ता है। बार बार देना है तो कौन बार बार आज के ज़माने में चेक अब नहीं करता है। तो मैं बैंक से एक सौदा करूंगा कि भैया मुझे ये पेमेंट बार बार क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, हर बार देना पड़ रहा है। मैं कितना चेक काटूं, समय आपका मेरा नष्ट हो रहा है, चेक का खर्चा है। तो एक काम करता हूं, मैं आपसे एक सौदा करता हूं, मैं आपको एक लिखित कागज भेज रहा हूं कि वो व्यक्ति जब जब पैसा मांगेगा, क्या फिक्स पेमेंट, मान ले 10,000 का फिक्स पेमेंट करना है, तो आप क्या करना, डायरेक्टली उसे कर देना, मुझे परेशान मत करना, मुझसे चेक का उम्मीद मत करना। ऑटोमेटिक मेरे पासबुक से पैसा क्या होगा, एक स्टेटेड डेट में उस दिन जितने दिन वो कटते जाएगा। सर एक एग्जांपल तो आप ऐसा किए थे क्या? हाँ, मैंने क्या किया, मान ले मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ मुंद्रा किसी स्टेट बैंक का, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को मैं बोला हर महीना मैं 2-2 हज़ार का खरीदूंगा, तो हर महीना मुझे 2-2 हज़ार का चेक देना होगा। मैं म्यूचुअल फंड कंपनी को बोला, म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीना मेरे पास मत आया कर, एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि तुम वहाँ जाना, मेरे अकाउंट में रहेगा, आपको हर महीना ऑटोमेटिक 2-2 हज़ार रुपया वो लोग आपको मेरे अकाउंट से, अब बिना पूछे मैंने एक बार दे दिया, जितना भी मुझे पेमेंट करना है फिक्स एक रेगुलर डेट पे, रेगुलर इंटरवल पे, तो बैंक बोलता है बबलू सर आप इंस्ट्रक्शन दे दो, मैं क्या, हम कर देंगे। उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस देगा, वो अलग बात है, लेकिन इससे सिस्टम बहुत ईजी हो जाता है, बार बार चेक नहीं देना पड़ता है, हैरेसमेंट कम हो जाता है, डिसऑनर होने का चांसेस कम हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो वही है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो सर स्टैंडिंग ऑर्डर से जैसे मान लें मुझे किसी को पेमेंट कर देना है म्यूचुअल फंड का, मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्योंकि बार बार इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सर आप हर महीना ये म्यूचुअल फंड कंपनी जाएगा तो आप उसे 2-2 हज़ार मेरे अकाउंट से 15 जनवरी को देते रहिएगा, तो आपका हमेशा क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटता जाएगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये हो गया स्टैंडिंग ऑर्डर। तो सर ऐसा लिखे, आप पढ़ के देख, ईजी लगेगा। और किसको, थर्ड पार्टी कौन हुआ, म्यूचुअल फंड इज ए थर्ड पार्टी, उसको देगा बैंक, उस कंपनी को दे देगा। हो गया सर, कर ही सकते हैं, क्यों नहीं। सर डायरेक्ट डेबिट क्या है, ये देख ये नया वर्ड आया, बच्चा बोल रहा है सर मैं सवाल तो बनाया, रट के बनाया, रटना नहीं है यहाँ पे, यहाँ से पूरी चीज़ समझ सकते हो आप। सर डायरेक्ट डेबिट क्या है, लिखे छोटा सा है, डायरेक्ट डेबिट इज एन इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट डेबिट डागा क्या है, इज एन, ये भी एक तरह का क्या है, इंस्ट्रक्शन है। डायरेक्ट डेबिट इज एन इंस्ट्रक्शन और ए स्टैंडिंग ऑर्डर, और ए, ये वर्ड लिखे था ना डागा, कहीं ऊपर ही तो लिखा था, ऊपर ही तो लिखा था, ए स्टैंडिंग ऑर्डर गिवन टू ए बैंक, ये भी कौन दे रहा है डागा, हम दे रहे हैं, ओ सॉरी, गिवन टू ए बैंक, हमने क्या किया है, मैंने बैंक को ऑर्डर दिया, बाय इट्स कस्टमर, हम लोग बैंक के क्या होते हैं, ग्राहक है, हमने वहां खाता खोला है तो बैंक हमें कस्टमर्स कहता है, बाय इट्स कस्टमर टू अलाउ पेमेंट। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, टू अलाउ, ALLOW, अलाउ क्या, पेमेंट, टू अलाउ पेमेंट, टू बी मेड पीरियोडिकली, टू बी मेड पीरियोडिकली, थोड़ा ध्यान से देखना, टू बी मेड पीरियोडिकली टू द अकाउंट, at to the account, ACCOUNT, at the instance INSTANCE, देखिए विद्यार्थी, ऑफ सम थर्ड पार्टी। मोर और लेस इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्यों बोलते हो क्रिस, वही चीज तो है। डायरेक्ट डेबिट मतलब होता है, सुनना, मेरे अकाउंट से पैसा क्या हुआ, बैंक किसी को क्या कर दिया है, हाँ, डायरेक्ट डेबिट मैंने मेरा पैसा भरता नहीं है। बैंक का जब भी डेबिट होता है ना, वर्ड होता है कि बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब बढ़ा नहीं रहा, लो पैसा कम कर दे रहा है। सर ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। डेबिट मैंने मेरे लिए बढ़ना होता है, मालूम है, उनके लिए क्या होगा, बैंक घर से डायरेक्ट डेबिट घटता कैसे, बढ़ेगा ना, ना ना ना, गलती हो रहा है, लॉजिक बताऊंगा क्यों। तो डायरेक्ट डेबिट इज एन इंस्ट्रक्शन, ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है डागा, जो बैंक क्या करता है, हाँ, बैंक को कस्टमर देता है कि आप क्या कर दो, पेमेंट दे दो पीरियोडिकली टू मेड टू द अकाउंट एट द इंस्टेंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए आप मेरे अकाउंट से क्या कीजिए, किसी को पेमेंट दे दीजिए, ये एक ऐसा ही ऑर्डर है। तो सर अब आप, सर हमें क्या सिखाओगे, ये बहुत क्रिटिकल वर्ड सिखाऊंगा, इसके ऊपर BRS बनता नहीं है बच्चों का। सर ये डिस्काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है बैंक में, बार बार एक टर्म आएगा डिस्काउंटिंग, देखना जब सवाल कराऊंगा, स्कूल में भी कराया होगा, तो डिस्काउंटिंग क्या मैं बता दूं, मैं बताऊंगा, आप खाली सुनोगे बैठकर। वो तो सेम ही तो हुआ फिर, हाँ सेम, हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा क्या होगा, जैसे मैं बता, देख मैं अभी पढ़ाते हुए कह रहा हूँ,
अच्छा मैं तो तेरे को पढ़ा रहा हूँ, वही तो। अब एक टीचर तेरे से मंथली फीस लेता है और एक क्या कर रहा है, मैं तेरे से एक साथ ले लिया, तो दोनों का काम ही तो पढ़ाना ही है। तो मोर और लेस दोनों क्या है, सेम टाइप का ही होता है। मोर और लेस क्या है, और इसमें क्या होता है, एक फिक्स पेमेंट आपका बार बार चलेगा, बार बार फिक्स पेमेंट देना आपको एवरी मंथ। मान ले जैसे स्कूल का फीस मुझे देना है 4-4 हज़ार रुपया करके, फिक्स पेमेंट बैंक को क्या करना है, जैसे म्यूचुअल फंड में 2-2 हज़ार रुपया करके पर मंथ देते जाना है SBI कंपनी को। तो मैंने बैंक को ऑर्डर दिया कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या कर दीजिएगा, हाँ ECS कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, मेरा पैसा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक, मुझे बार बार चेक नहीं करते। एक फिक्स पेमेंट रेगुलरली देखना ऑन स्टेटेड डेज टू सम थर्ड पार्टी को आप देते रहना। और डायरेक्ट डेबिट कभी कभी क्या होता है, मेरे अकाउंट को बैंक क्या करता है, डायरेक्ट डेबिट कर देता है। मैं ही बोल के रखा था किसी को, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा देना है मुझे, इंश्योरेंस का प्रीमियम रोज नहीं देता हूँ, साल में कितनी बार, तो मैं बैंक को बोल के रखा इंश्योरेंस कंपनी आएगा ना तो मेरे खाते से आप डायरेक्ट पैसा निकाल कर दे देना, मुझको फोन लगा कर क्या नहीं करना है, क्योंकि वहाँ फ्रॉड नहीं होगा ना। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या रहता है, चेक रहता है, उसमें बैंक इतना, जैसे मान ले मैं अपने बच्चे का स्कूल फीस में लिखा हूँ डॉन बॉस्को लिलवा, तो बैंक ना जो कभी पूछता नहीं, उसमें साइन अगर मेरा मैच भी नहीं करता वो तो स्कूल को जा रहा है, तो यहाँ फ्रॉड होने का चांस नहीं है, चीज़ समझना। तो डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, आप बैंक आपका अकाउंट डायरेक्ट डेबिट किया आपके कहने पे ही, ठीक है, तो और आपके अकाउंट से किसी को क्या किया है, पैसा दिया है, वो ये कह रहा है। और इसमें रेगुलर फिक्स पेमेंट आपका एक स्टेटेड डेट में क्या होगा, जाता रहेगा। अब आता है डिस्काउंटिंग क्या होता है सर, इस बैंकिंग के केस में बता रहा हूँ, देखिए डिस्काउंटिंग इज ए प्रोसेस, डिस्काउंटिंग इज ए प्रोसेस, सर डिस्काउंटिंग एक क्या है, प्रोसेस है बाय विच बैंक अलाउ इट्स कस्टमर, या आप जानते हो, बाय विच BANK बैंक क्या अलाउ किसको, अपने ग्राहक को, हम कस्टमर है वहां के, बैंक अलाउ इट्स कस्टमर टू रिसीव द कैश बिफोर, टू रिसीव द कैश, ये बहुत काम आएगा सवाल में, टू रिसीव द कैश बिफोर द ड्यू डेट, उसको लिखना, ये काम का है, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। फॉर दिस बैंक टेक्स ए स्मॉल सम, अब बता रहा हूं, बैंक डाका क्या करेगा, टेक ए स्मॉल सम, या अमाउंट देखता हूं क्या लिखा हूं, SMALL, बैंक टेक ए स्मॉल चार्ज है, सॉरी स्मॉल चार्ज कॉल्ड डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट कहा जाता है सर हमारी बैंकिंग के लैंग्वेज में, डिस्काउंट। बता रहा हूं सुनना, इसका ये मीनिंग समझ में आ रहा है मुंजा तेरे को। डिस्काउंटिंग क्या होता है, BRS का जब हम सम बनाएंगे तो कहीं कहीं आएगा डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बैंक आपको कह रहा है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बैंक अपने ग्राहक को एक सुविधा देता है। क्या ग्राहक मतलब, मान ली ये मेरा बैंक का कस्टमर है, शर्मा मेरा कस्टमर है, मैं बैंक हूं, मैं वो मेरा ग्राहक है। वो एक दिन आया, बोला बबलू सर मेरे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मैं आपको अभी दे रहा हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसके बदले आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, मेरे को, मैं बैंक हूँ, मेरे को 1 लाख मिलेगा इसके बदले। बोला कब मिलेगा, बोला आज से सर 4 महीना बाद। बोला मेरे को क्यों दे रहे, मिलेगा कब, मतलब मैं क्या कर, मैं इसका क्या मतलब, मैं शर्मा को बोला एक इंस्ट्रूमेंट है, इट्स ए लीगल इंस्ट्रूमेंट, इसका 4 लाख इसको शर्मा को क्या होगा, शर्मा को मिलने वाला है, किसी दूसरे पार्टी से, किसी दूसरे पार्टी ने देगा इसको, ये इंस्ट्रूमेंट मुझे हैंडओवर कर रहा है, बबलू सर आप ले लो, मैं बैंक हूं। मतलब मैं क्या कर मदद करूं, बोला सर हमें तो 4 महीना बाद मिलेगा, मुझे आज ही पैसा चाहिए, मैं गेम खेला, बैंक गेम खेला। बोला तेरे को 4 लाख रुपया 4 महीना बाद मिलने वाला है उस व्यक्ति से, और तुम मुझसे अभी लेने आ गए समय के पहले। मतलब एक काम कर 3,90,000 दूंगा, चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट मुझे दे के चला जा, 390 तुम ले ले। तो डिस्काउंटिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर क्या करता है, जो पैसा उसको फ्यूचर में मिलने वाला था वो बैंक से आज ले लेगा, बैंक से आज ले लेगा, अभी इस वक्त वो पैसा ले लेगा। तो डिस्काउंटिंग में आपको ज्यादा, कंपाउंडिंग में पैसा बढ़ता है, डिस्काउंटिंग में कम मिलता है। मैथ का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, तो डिस्काउंटिंग में तेरे को पैसा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बैंक बोला ठीक है तुम 390 ले ले, शर्मा बोला सर 3,90,000 दे दो मेरा चलेगा, बैंक को फायदा हुआ, मेरे को कितने का फायदा। अब लेकिन कब, अभी नहीं, 4 महीना बाद। तो 4 महीना बाद उस पार्टी से मैं
4 लाख रिकवर करूंगा। यानी डिस्काउंटिंग का मतलब है जो फ्यूचर में आप पैसा लेना चाहते हो उसको अगर अभी लेंगे, उल्टिया हमेशा ज़्यादा मिलेगा ना कम, उल्टिया बोलेंगे कम मिलेगा, हमेशा कम। नहीं समझ पाई? तेरे को फ्यूचर में मान ले तेरे को इस लड़के से 3 महीने बाद 100 रुपया लेने गए, 3 महीने बाद तुम आज मांग रही है इससे, जबकि लीगल टर्म कहते हैं तो बोलता है कानून में कोर्ट पेपर में लिखा है 3 महीने बाद दूंगा, अभी क्यों मांग रही है? अभी लेगी तो कम दूंगा। तो तुम रेडी हो गई, तो बोले तेरे को गरज होगी, तुम बोली 3 महीना बंदा पहले दे रहा है, 3 महीने बाद 100 मिलेगा, परफेक्ट, लेकिन अभी लेंगे तो ये 90 देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। तेरा क्या हुआ? तेरे को जो पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला था तुम अभी ले ली, लेकिन 10 रुपया कम मिलेगा, तो वो चार्ज हो गया डिस्काउंटिंग। उसी को कहता है, बोलता है बैंक वो जो मामूली रकम क्या करेगा, इसको मैं कम दिया, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेज है, वो बैंक का बेनिफिट हो गया, इसको कम मिलेगा। तो डिस्काउंटिंग एक तरीका है जिसमें बैंक अपने कस्टमर को, जब उसको पैसा मिलने वाला था कस्टमर को, उसके पहले ही उसे पैसा दे देगा, तो थोड़ा क्या मिलेगा मुझे? कम मिलेगा। उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करवाना। डागा एक बार पढ़, डिस्काउंटिंग वो कला है जिसके द्वारा बैंक अपने कस्टमर को क्या करता है? कुछ कैश देता है, लेकिन ड्यू डेट मैंने वो तारीख जब उसको मिलने वाला था पैसा, उससे मैं 1, 2, 3, 4 महीना पहले ही दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा उसे कम दूंगा, और वो जो कम दिए वो उसका नुकसान है, बट बैंक का क्या है? फायदा हो गया। उसको कहते हैं हम डिस्काउंट या डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक का ये करोड़ों में कमाई होता है, मालूम है? बैंक के काम मैंने बैंक का एक मेजर काम होता है क्या करना? डिस्काउंटिंग करके पब्लिक को पैसा समय के पहले देकर क्या करना? पैसा कमा लेना। तो ये डिस्काउंटिंग वर्ड यूज होगा, देखना आएगा एक BRS में, ए BR डिस्काउंटेड, तब तुमको दिक्कत होगा। डिस्काउंट मैंने मोटी बात क्या सीखे डागा, इतना कौन याद रखेगा? सर समय के पहले पैसा ले लिए, डिस्काउंटिंग, कम मिलेगा, कम मिलेगा, वो डिस्काउंटिंग है, सीधी बात। सर इसके बाद अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट आपका सुना हुआ वर्ड है, ठीक है? तो फिर भी लिख देता हूं सर, एक लिख ही देता हूं डागा, क्या डिमांड ड्राफ्ट क्या है, ये आप सर कॉमर्स में पढ़ लीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन इस चैप्टर में हमारे काम कहीं कहीं डागा आएगा। ऑन कस्टमर्स रिक्वेस्ट, ऑन कस्टमर्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आप समझते हो, बैंक इशूज डिमांड ड्राफ्ट, कॉमा देना है, बैंक इशूज क्या इशू करता है? डिमांड ड्राफ्ट। मैं जानबूझ के इनको थोड़ा बोल्ड में लिखा, बैंक इशू डिमांड डागा क्या? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, बैंक इशूज डिमांड ड्राफ्ट। इन सम केसेस, इन SOME, इन सम केसेस, डागा क्या? इन सम केसेस डिमांड ड्राफ्ट इज नोन एज, DD भी कहते हैं शॉर्ट में डागा, DD, डिमांड ड्राफ्ट इज KNOWN, नोन एज। इसको बैंकर्स चेक भी कहा जाता है, डागा क्या? इसका नाम होता है बैंकर्स, बॉयज गर्ल ध्यान दीजिए, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, पे एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। सर समझे नहीं, बताऊंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, सुनना सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, बता दे, इसको एग्जाम्पल ले लेके, अब नहीं तो बताऊंगा। तुम क्रिस बता कि यहाँ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ क्रिस, डिमांड ड्राफ्ट किस तरह, मान ली क्रिस ये कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट मान लीजिए एक बैंक है, यहाँ डागा, यहाँ मैं हूँ, ए हूँ, यहाँ बैंक है, और मान ले दिल्ली, डागा क्या? दिल्ली में मुझे मान ले मेरा स्टूडेंट, मेरा लड़का दिल्ली में मान ले श्री राम हाँ SRCC कॉलेज में क्या करेगा? वो एडमिशन लेना चाह रहा है। तो SRCC को मुझे बोला बबलू सर, मैं उसका ये मेरा मैं यहाँ पे हूँ कि आपको अपने बच्चे का 10,000 रुपया क्या करना है? फीस देना पड़ेगा। मैं कोलकाता में, वहाँ दिल्ली में कॉलेज। तो मैं बोला सर 10,000 का चेक भेज दूँ क्या? बोला ना सर, चेक डिसऑर्डर हो सकता है। चेक आपका बैंक में 2,000 रुपये, आप चेक दे दिए 10,000 का, बच्चे को हम एडमिशन ले लिए, सीधी बात। तो आप एक काम करो, मुझे दिल्ली वाला बोला, वो कॉलेज बोल रहा है कि बबलू भाई एक काम करो, आपका तो बैंक में अकाउंट है, मैं मान के चल रहा हूँ, आपके अकाउंट में मान ले मेरा 1 लाख है, तो आप क्या करो, बैंक को कहो, अपने बैंक को कहो
कि क्या 10,000 बैंक दे दे आपका। तो मैं क्या किया, मैं बैंक को जाकर बोला कि सर आप SRCC के नाम से क्या करो, एक ड्राफ्ट बनाओ। ये ड्राफ्ट होता है वही बैंक, एक ड्राफ्ट बनाओ। तो बैंक को कोई तकलीफ ही नहीं है, बैंक उसमें नाम ही क्या लिख दिया, SRCC लिख कर क्या लिख दिया, मेरे खाते से ही माइनस कर दिया, करके वो ड्राफ्ट में ला कर उसको भेजा। अब ये जिंदगी में क्या नहीं होगा, डिसऑनर्ड कहां से होगा, पैसा तो ऑलरेडी यहां से क्या है कटने का। तो इसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट मैंने खरीदा। मेरे को लड़का बोला पापा ये उसे, जब मैं डिमांड ड्राफ्ट लाऊंगा ना कागज की तरह देगा तो वो डिमांड ड्राफ्ट है, ऐसे चेक की तरह ही है। लड़का पूछा पापा हाथ मत दे। मैं लड़के को बोला ये डिमांड ड्राफ्ट है, ये कहाँ दूंगा, हाँ वहां भेज दूंगा। अब वो चेक कभी भी क्या नहीं होगा, बाउंस होगा ही नहीं। अब मेरा तो ऑलरेडी माइनस हो गया है, पैसा माइनस होके गया है। अब जिसका बैंक में खाता ही नहीं है, ये बोला सर खाता नहीं है तो आप क्या करते हैं, आपका अकाउंट ही नहीं है, पॉकेट में डालकर क्या कर, घर का नगदी ले जा, 10,000 रुपया नगद ले जा, बैंक को दे। और बैंक क्या करेगा, हाँ डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा, उसमें लिख देगा SRCC को देना है। तो मैं नगदी देकर क्या ले लिया, डिमांड ड्राफ्ट खरीदा, उसको खरीदना कहते हैं। फिर उनको भेज दिया, तब भी क्या नहीं होगा, अब डिसऑनर्ड कहां से होगा, दोनों। लेकिन बैंक इस काम के लिए मामूली चार्ज लेगा। बैंक बोला बबलू सर वो जो भिजवाए हो जाए, इतना काम खटे आपके लिए, 50 रुपया मेरा इसमें चार्ज है। तो वो तब मेरे को 10,050 रुपया देने पे 10,000 का DD मिलेगा, जो उनको दूंगा 50 अपने जेब में रख लेगा बैंक सर्विस देने के लिए। उसका कमाई है भाई, वो तो चार्जेस लेगा, सिंपल वर्ड समझ ले। तो वही हुआ, तो वही तो लिखे हैं। हाँ कस्टमर के रिक्वेस्ट पे बैंक बोलता है हम डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे। डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा, डिसऑनर्ड नहीं हो सकता। पे ऑर्डर भी कह रहे हैं, बैंकर्स चेक कह रहे हैं, या लेटर ऑफ क्रेडिट कह रहे हैं, लेटर ऑफ, एकदम इजी समझ में आना चाहिए उस डायग्राम से क्या हुआ था। ये बैंक में मिलता है, आप जाकर कभी देख लो एक बार। तो सर हम यूज नहीं करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है सर ये लिखे। अच्छा अब आता है कि गारंटी क्या होगी। सर इस चैप्टर में एक टर्म यूज होगा गारंटी। क्या गारंटी, छोटे छोटे टर्म है, एक बार सुन लेने में भी हमारा बुराई नहीं है सर, कि ये सब हमें इस चैप्टर में परेशानी का कारण बनता है। डेबिट नोट, सॉरी डायरेक्ट डेबिट, फिर क्या ये जो पढ़े अभी डिस्काउंटिंग, फिर हमारा डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जब बैंक से बनवाते हैं तो गर्ल्स क्या एक हल्का सा लोग नॉमिनल चार्जेस लेगा एज पर RBI रूल्स के हिसाब से, बैंकिंग रेगुलेशन का, तो वो आप समझते हो सर, इतनी सी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर ये गारंटी क्या होती है, डागा कौन सा पेज नंबर में गए, लो लिखे ही नहीं थे। गारंटी थोड़ा मेहनत है, पहले क्लास में समझाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है सर। गारंटी सर क्या है बताइए। बैंक फर्निशेस, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को आगे दिक्कत नहीं करेगा। पहले बोर्ड ज़्यादा देखना। सिक्योरिटीज, बच्चा बोला सर सिक्योरिटीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हो जाएगा। और गारंटी फॉर कस्टमर, गारंटी फॉर कस्टमर, हुज गुडविल, हुज क्या गुडविल, हुज गुडविल इज वेरी हाई, इज वेरी हाई इन द मार्केट, एंड चार्ज कमीशन फ्रॉम कस्टमर। चार्ज ये इजी है, कमीशन फ्रॉम कस्टमर। देखो तो समझ में आ रहा है पार्थ शर्मा। गारंटी क्या होती है सर इस चैप्टर में, हमें कहीं कहीं ये परेशानी करेगा, देख ले रहा हूं। सुनना, मान ले मुझे, मान ले इसको पूछ दे मुंद्रा, मान ले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे मान ले मुंबई से 5 लाख का गुड्स खरीदना है, मुंबई से 5 लाख का गुड्स खरीदना है। तो मैं जिससे गुड्स खरीदना उसको मैं फ़ोन किया, भाई साहब 5 लाख का गुड्स भेजो, बिल उल बना दो। बोलता ना सर बबलू सर आपको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, एक गारंटी दीजिए ना, कि अगर आप पैसा नहीं दिए तो डूब गया, गारंटी दीजिए आप। गारंटी बने क्या, आपके बिहाफ में वो पैसा दे देगा। तो मैं बोला श्रीवास्तव को गारंटी बना देता हूँ। भाई श्रीवास्तव दे रहा है, बोला ना सर श्रीवास्तव पे तो हम बिलीव नहीं कर सकते, अभी अर्निंग नहीं है, आमदनी नहीं है, उसका गारंटी लेकर क्या करेंगे। सीधी बात है, मोटी गारंटी चाहिए नंबर 1, जिसका समझ में आ रहा है। तो बैंक क्या करता है, कभी कभी अपने कस्टमर के लिए, मैं बैंक में गया, मेरा एक गुडविल है, मान ले बैंक वाला मुझे जानता है,
तो मैं बैंक को बोला भाई सर एक तो मुंबई में क्या कीजिए आप, मेरा एक जिससे मैं गुड्स खरीदूंगा उसको आप गारंटी दे दो ना कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप दे देना। तो बैंक बोलता है सर आपका बैंक मेरा देखा, पहले बैंक मेरे को जज करेगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आपका रेपुटेशन कितना है, आपको मैं गारंटी दूं या नहीं दूं, नहीं तो बैंक मेरे लिए पैसा दे देगा उसको। तो बैंक बोला सर ठीक है आपका गारंटी मैं दे दूंगा, इसके लिए आप मुझे कमीशन थोड़ा दे देना। लेकिन बैंक ये गारंटी उसी कस्टमर का देगा जिसका गुडविल या क्रेडिट वर्थीनेस बहुत क्या है, ज़्यादा है। अब बैंक को पक्का भरोसा है कि उसका गारंटी देने के बाद नुकसान का सौदा नहीं है, मैं लॉस नहीं खाऊंगा, चीज़ समझना, मैं लॉस नहीं खाऊंगा। तो वो मैंने क्या, तब बैंक क्या क्या मेरे लिए गारंटी दे दिया और बदले में हाँ कुछ चार्जेज बैंक काटा। तो इससे मेरा पासबुक क्या होगा, बैंक आए दे सब BRS में काम, मेरा रुपया तो घट गया हुआ ना। तो बैंक आप गारंटी दियो, समझ में आ। एक एग्जांपल और बना ले, मान ले डागा है, इसको अकाउंट्स का बुक लगेगा और ये एक अननोन छात्र, यहाँ पे कोई छात्र इसका ऐसा है जिससे इसका दोस्ती नहीं है, वो अकाउंट्स का डागा, तुम उससे बुक मांग लिया, एक बार बुक्स दे, वो मेरी तरफ देख रहा है, बोला बबलू भैया दे, इसको जानता पहचानता नहीं हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है, बोला ये देगा नहीं देगा लौटाएगा क्या, मैं गारंटी दिया ना भैया, मैं जानता हूँ तेरे को टेंशन नहीं लेना है, मैं उसका घर भी जानता हूँ, तेरे को बुक्स दे देगा, दे दे एक दिन, तेरे को जरूरत नहीं है, कल तो दे ही देने वाला है। तुम उस भरोसे में इसको क्या कर दिए, बुक्स दे दिए। लेकिन बता तो गारंटी कौन दिया, मैं डागा से बाहर अलग से क्या किया, इसके लिए कमीशन लूँगा, डागा देख बुक्स दिलवा दिए, ठीक है। हाँ नेचुरल मार्केट में ही काम होता है तो बस। लेकिन यार ना अगर तुम उसको बुक्स नहीं लौटाएगा तो मुझको पकड़ेगा ना, मैंने गारंटी दी थी, बस ये ध्यान रखना। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, गारंटी। लेकिन यहाँ पे गारंटी देने वाला कौन है, बैंक दे रहा है, किसको, कस्टमर को, कि कस्टमर को किसी को पैसा देना ना, बैंक उस व्यक्ति को गारंटी, सर इसको मैं जानता हूँ बबलू सर पैसा नहीं डुबाएंगे आप, तो बैंक मेरे से थोड़ा चार्ज काट लेगा, मेरा पासबुक इससे क्या होगा, हाँ कम हो जाएगा। बुक नहीं दिया तो कौन सा, तब आगे, तब मान ले जो बैंक कौन गारंटी दिया तुम बता, तो बैंक उसके लिए फंसेगा। बिजनेस में तो ये हो ही सकता है, लॉस प्रॉफिट का गेम है। तो बैंक मान लो अब उसके ऊपर लीगल एक्शन लेगा, लेकिन अभी तो कौन फंस गया, बैंक, और उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, शायद देना पड़ जाए। तो यही तो खेल है बिजनेस का, तो यही काम है कि आप गारंटी दिए थे, हाँ वो आगे लीगल, लेकिन सामने वाले को तो भी पैसा लेना है। तो बैंक गारंटी दिया, वो पहले क्या होगा, वो फंस जाएगा। मान ले मैं इसको बोल ही दिया था कि देख ये बुक्स तेरे को दे देगा, और मान ले डागा उसके बाद से पढ़ना नहीं बंद कर दिया, ये रोज आता मतलब बबलू भैया वो तो आ ही नहीं रहा है, घर में अगर मिल नहीं रहा है, तो एक क्लेम किया कि सर आप गारंटी दिए तो शायद मुझे इसके ऊपर मैं लीगल एक्शन लूँगा, वो अलग बात है। लेकिन हो सकता है मुझे तेरे को बुक्स क्या करना पड़े, और मेरा ये काम भी है, मेरा ऐसा मान ले 100 में एक जन फेल हुआ होगा, तो मैं कमीशन भी तो उतना क्या किया हूँ, कमाया हूँ, तो एक जन का नुकसान सह लेंगे, ये तो बिजनेस में होगा। लेकिन याद रखना कि गारंटी भी मार्केट में चलती है, उसके लिए कमीशन ले लेता है। ये सब बड़ा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगा, हमारे लिए थोड़ी है, इतना तो आप समझ ही रहे हो सर। चलिए सर ठीक है, तो सर एक आएगा आपके पेपर में ट्रैवलर्स चेक, सुना हुआ वर्ड है शायद, मेरे हिसाब से ये सवाल में काम आएगा। जब मैं बबलू सर सवाल करेंगे तो भूलिएगा मत। बैंक इशूज ट्रैवलर्स चेक, बैंक क्या कर रहा है, ट्रैवलर्स चेक टू ट्रैवलर्स, ये हम समझते हैं सर, टू ट्रैवलर्स, इट कैन बी इनकैश्ड, it can be encashed, ENCASHED, it can be encashed by the traveler, उल्टिया ये सुना हुआ है क्या, in a bank at the destination, it is used to avoid the risk of carrying the cash, CARRING, carrying the क्या, कैश। इसको तुम बता कुल्टिया क्या समझी, ये समझ में आ रहा है ना। इसको ट्रैवलर्स चेक, बैंक ये काम भी करेगा मेरे लिए। मान ले मेरे को दिल्ली में जाना है घूमने के लिए, ठीक है, या कोई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ट्रैवल, बिजनेसमैन ट्रैवल भी तो करता होगा यार, तो मैं जाऊँगा तो मेरे को वहाँ 50,000 रुपया चाहिए। तो पहले के ज़माने में तो क्या होता था, पॉकेट में पैसा डालते थे,
लेके जाते थे, सूटकेस में रख के जाते थे, तो रिस्क कितना है, रिस्क कैश को ले जा रहे हो आप ट्रेन से या फ्लाइट से, तो रिस्क है। तो मेरे को एक जन बोला, बबलू भैया आप पैसा पॉकेट में डालकर क्यों ले जाते हो डेली, आप जब जा रहे हो वहाँ पे कोई भी पर्पज से बिजनेस या घूमने, तो आप क्या करो, बाजू में हमारे बहुत सा बैंक है, तो वो 50,000 रुपया क्या करो, बैंक को दे दो ना, और जिस बैंक में दिए आप उनको बोल दो कि मेरे को 50,000 का क्या कर देगा, एक चेक दे देगा, ट्रैवलर चेक, और उसी बैंक की वहाँ जाऊँगा ना, तो वहाँ तो बैंक का तो ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच है, वो चेक दिखाकर वहाँ से मैं क्या करूँगा, 50,000 रुपया ले लूँगा, तो आपको कैरी, लेकिन बैंक इस काम को करने के लिए मामूली चार्ज ले लेगा, तो इससे मेरा रिस्क भी अवॉइड होगा, मुझे 50,000 रुपया पॉकेट में डालकर ले जाना भी नहीं पड़ा, और बैंक क्या कह रहा है, आप 50 यहाँ जमा कर दो, और मैं अपने उस ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि बबलू सर जाएंगे तो 50,000 रुपया उनको तुम काउंटर पे दे देना, लेकिन मेरे को बैंक एक क्या देगा, ट्रैवलर्स चेक, वो चेक वहाँ दिखाऊंगा, पैसा क्या होगा, मिल जाएगा वहाँ जाकर, लेकिन बैंक इसके लिए कुछ चार्ज लेगा, लेकिन मेरा रिस्क कितना बड़ा, दूर हो गया, एकदम फ्री होकर जाएंगे हम, तो वो ट्रैवलर्स चेक है, तो आपको ट्रैवलर्स चेक, इससे आपको कैश नहीं ले जाना पड़ता है। और बहुत से पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, वो कैश लेके जा रहे हैं, घूमने हम लोग जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, 20-50 लाख 2 लाख मत ले जाइए, आपको रास्ते सफ़र में उतना ही ले जाओ जितना ज़रूरत है, और बैंक से ट्रैवलर्स चेक आप टाइमली क्या कर लो, बनवा लो, और वहाँ जाकर क्या कर लो, निकाल लो, तो ये हो गया ट्रैवलर्स चेक, इसको कह रहे हैं। और इसके लिए बैंक आपसे मामूली रकम क्या करेगा, लेगा, गारंटी लिखा दिए, डिमांड ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग और डायरेक्ट डेबिट, ठीक है। तो अच्छा, लास्ट हमारा बचा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मालूम है, लेकिन मैं लिखवाऊंगा, BRS में तो बहुत काम है। ओह, अब लिखा, अभी यही पेज, सॉरी, बैंक ओवर, एक लाइन का। तो हमारा ये छोटा छोटा जो क्या सिखाए, समझे, जो टर्म इस चैप्टर में क्या होंगे, यूज़ होंगे, कि एकदम हम मूर्ख नहीं रहेंगे सर, हमें थोड़ा सा नॉलेज है कि ये सब टर्म हमने सुना था लाइफ में। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए फॉर्म ऑफ बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए फॉर्म ऑफ बोरोइंग। ये क्या होता है रे डागा, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का आप उधारी तो लिए हो, ये फॉर्म ऑफ क्या है, बोरो करना मैंने उधार लेना, समझ में आ रहा है। ओवरड्राफ्ट इज द ड्रॉइंग आउट, ओवरड्राफ्ट इज ए क्या, ड्रॉइंग, DRAWING, ओवरड्राफ्ट इज ए ड्रॉइंग आउट फ्रॉम ए बैंक, from a bank account of more than what has been deposited in it, what has been deposited in it। इसको डिस्कस नहीं करूंगा, उल्टिया है तो समझ में आ रहा है। ओवरड्राफ्ट क्या है, एक तरह का उधार लेने का क्या है, तरीका है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का बोरोइंग हुआ, तुमने उधार लिया, उधार मैंने उधारी कहाँ से ली है, बैंक से, जहाँ पे आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हो, लेकिन बैंक इसका परमिशन देगा तभी। तो ओवरड्राफ्ट का हमेशा ना एक लिमिट होगा, लिमिट मैंने, मान ले मैं एक्सिस बैंक में गया, मैं बोला सर देखिए मेरे अकाउंट में तो पैसा है नहीं, तो मैं चाहता हूँ 1 करोड़ रुपया क्या कर लूँ, बिना होते हुए जीरो बैलेंस में निकाल लो, तो बैंक देगा। बैंक बोला ना ना सर ऐसे थोड़ी होता है कि आप 1 करोड़ रुपया है ही नहीं, क्यों निकालने देंगे। लेकिन मैं बैंक को बोला सर मुझे ओवरड्राफ्ट दीजिए। ओवरड्राफ्ट मतलब कि जितना डिपॉजिट नहीं रहेगा, बट निकालने की क्या करो, एक लिमिट दे दो ना, कितना निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरा वही गुडविल रेपुटेशन है, मैं बिजनेस करता हूँ, तो बैंक बोला सर 1 करोड़ का तो नहीं होगा, हाँ आपको मैं 10 लाख रुपए तक का क्या करूँगा, आपका जो क्रेडिट वर्तीनेस, आपकी जो गुडविल है, रेपुटेशन है, समझकर बैंक बोला सर हम आपको 10 लाख तक का आपका ओडी दे देंगे, मतलब आप चाहो तो वहां तक का पैसा निकाल सकते हो, उसके ऊपर नहीं। तो ओवरड्राफ्ट का हमेशा एक क्या होगा, रेंज होगा, उसके ऊपर आप नहीं निकालोगे। मतलब मेरा वहां जीरो बैलेंस होते हुए भी मैं कितना निकाल लूंगा पाता, बैंक मुझे सुविधा 10 लाख तक का बेनिफिट दिया। बोला ना सर 1 करोड़ नहीं देंगे, 100 लाख का नहीं मिलेगा। मैं तो मांग सकता हूं कि 100 लाख निकालने दो, माइनस, हर बिजनेसमैन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन बैंक क्या करेगा, उनका गुडविल, क्रेडिट वर्तीनेस, मतलब वो कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियली, सारा फैक्टर देख कर क्या क्या डिसाइड किया कि सर 10 लाख से ज़्यादा नहीं निकालने दूंगा। अब आप 10 लाख तक निकाल सकते हो, तो वही होता है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या है, बोलता है आप वो पैसा निकाल लो बैंक से मोर देन व्हाट हैज बीन डिपॉजिटेड इन इट, जितना डिपॉजिट किए उससे क्या किए, जो ज़्यादा निकाले उस पोर्शन को आप ओवरड्राफ्ट कहोगे। सर ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। तो सर इसके बाद ये जो टर्म जो हमारे डागा, अभी ध्यान दे,
डाका, ये हमारा जो टर्म होगा ये हम लोग क्लियर कट समझ पाते हैं, ये समझ। तो हमारा मुद्दा क्या हुआ, व्हाट इज BRS, एक क्वेश्चन पढ़ा है और कौन सा बोल तो इज BRS इज एन अकाउंट और नॉट, अकाउंट है कि नहीं, अकाउंट नहीं है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए लूज शीट ऑफ पेपर, इट इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश बुक बैंक बैलेंस वर्सेस पासबुक बैंक बैलेंस इज क्या, हाँ डिफर करता है, तब इसको बनाते हैं विथ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। अच्छा, इसका सेप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चूंकि इसको बनाना ही कंपलसरी नहीं है, जब डिफरेंस नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, तो इसको जब बनाना ही कंपलसरी नहीं है तो इसको अकाउंट या डबल एंट्री सिस्टम का हम पार्ट नहीं मानते। ये बहुत काम का लाइन बोला हूँ, ये अकाउंट भी नहीं है, सब थोड़ा ओ सर ऐसा कहानी है क्या, हाँ ऐसा ही है। और बनाते समय आपको रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बताना पड़ेगा कि आपके साथ बैंक के बैलेंस में प्लस माइनस हुआ तो क्यों हुआ, यानी रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट इसका मेन थीम सब्जेक्ट मैटर आएगा। इतना समझ में आ रहा है। फिर हमें पूछ सकता है कि पासबुक क्या होती है यार, अरे पढ़ाए ना, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या है, दोनों में अंतर है। पासबुक बताया और लेकिन पासबुक क्या है, कस्टमर का ये कॉपी है जो बैंक बना कर देता है, आपने इतना पैसा डाला इतना निकाला और कुछ नहीं है, उसको मैं देख लूंगा और वो लोग जो देगा इतना जमा हुआ इतना निकाला, कभी कभी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकता हूं क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस उनसे क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। इसका कारण क्या है, डिफरेंस का कारण पूछेगा तो डिफरेंस का एक कारण क्या होता है ना मालूम है, जैसे बैंक मैंने बोला था मुंडा बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट दिया, मेरे पास रुपये पे इंटरेस्ट दिया, मुझे पूछ के देगा बबलू सर आपको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, दूं या ना, हाँ ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो बैंक ऑटोमेटिक मुझे एक दिन क्या करेगा, मेरे बैलेंस पे साल में लोग सेविंग अकाउंट में जैसे 2 बार इंटरेस्ट देता है, मेरे खाते में 1000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, मुझे इधर खबर ही नहीं है, कि बैंक अलाउड इंटरेस्ट इन माई क्या बैलेंस। अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो वहां बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक में बढ़ा, वहां कंप्यूटर में पासबुक का बैंक का बढ़ा, मुझे खबर ही नहीं है, तो मैं तो कम मान रहा हूं, बट वहां पैसा निकलेगा ज्यादा। अरे मान ले मेरा 10,000 रुपया वहां जमा किया था, 1,000 इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक में कितना हो गया, 11,000। वो कहेगा सर आपका तो 11,000 हो गया इंटरेस्ट देने के बाद, और मुझे इंटरेस्ट वाली क्या नहीं है, खबर ही नहीं है, तो मैं अभी भी कितना सोच रहा हूं, 10,000, यानी मेरा 10,000, बैंक क्या कह रहा है, डिस्प्यूट हुआ, कल गए ऑफिस, मैं बैंक में जाकर, मान ले मैं खुद ही गया, अरे 11 क्यों बता रहे भैया, क्या कहा, अरे इंटरेस्ट का एंट्री दिखा रहे हैं, मैं यहाँ ऑफिस में आया, अकाउंटेंट भैया क्या बात है इंटरेस्ट वाला, बोला सर अभी तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हमें तो खबर ही नहीं है कब इंटरेस्ट दिया है। तो अगर मैं भी उस लेन देन को रिकॉर्ड कर लेता हूं तो मेरा और उनका बैलेंस क्या होगा, इसका मतलब ये BRS क्या है ना, मतलब जो डिफरेंस है जिंदगी भर का नहीं है, 1-2 दिन में क्या होगा, बराबर हो जाता है। यानी ये जब अगर बराबर होता है मतलब क्या हो गया, रियल में कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। बच्चा लोग यही गलती करता है, सर लगता है पैसा गायब हो गया, सर पैसा चोरी हो गया, ना कुछ हुआ नहीं है, खाली टाइमिंग डिफरेंस हुआ। उनका टाइम अलग था रिकॉर्ड करने का, मेरा टाइम क्या है, अलग है। तो 1-2 दिन हमारे बीच में क्या चल रहा है, ये हाँ डिफरेंस 1-2 दिन का, 3 दिन 4 दिन का, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बराबर होगा। सर कैसे बराबर, फिर कह रहा हूं अरे भैया वो लोग मुझे इंटरेस्ट दिया, पूछा थोड़ी, तो 10,000 मेरा था, मान ले बैंक में, मैंने बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट करके रखा ऑलरेडी एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक मुझे 1000 रुपया इंटरेस्ट दिया, पूछा थोड़ी, ऑटोमेटिक दे दिया, तो बैलेंस कहाँ हो गया मेरा, अभी भी कितना है, मैं अपना डायरी कैश बुक में लिख के रखा हूँ, एक्सिस बैंक में मेरा 10,000 है। लड़का मुझे बोला पापा बोलो तो ब्याज दिया, आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, करो तब ना 11 होगा, मैं 10 उनका क्या, तो बता कोई रियल में डिस्प्यूट हुआ, मेरा मान ले मेरे मन में आया वो कैशियर लगता है 1,000 रुपया खा पी लिया, वो लोग 11 बोल रहे, इधर 10 ही दिखा रहा है, खाया पिया नहीं है। ये खाली कौन सा डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन CA मैट में देता है कि डिफरेंस भी कितने तरह का होगा, तो मेरे मैट में लिखा हुआ है कि डिफरेंस विधाती ये काम की चीज है। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस किसको कहते हैं मालूम है, ये वो डिफरेंस है कि वो लोग जब बुक्स में रिकॉर्ड करता है अपने वहां पे पासबुक में, और मेरा जो रिकॉर्ड करने का समय क्या है अलग अलग होगा, तो हम दोनों में कुछ दिन तक क्या चलेगा, हाँ डिस्प्यूट चलेगा, वो ज्यादा बताएगा मैं कम बताऊंगा, कभी मैं ज्यादा बताऊंगा और वो लोग कम बताएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। सुनना अभी सर टाइमिंग डिफरेंस क्या लिखा, देखो टाइमिंग डिफरेंस अराइजेज ड्यू टू डिले इन रिकॉर्डिंग, यही तो डिले इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने में क्या हुआ है, डिले हुआ, या तो मेरे को या वहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है, 2-4 दिन का डिफरेंस चला, इसलिए बैलेंस ऊपर नीचे चल रहा है दोनों का, मैं ज्यादा बताऊंगा वो लोग कम बताएगा, कभी वो लोग ज्यादा बताएगा मैं कम बताऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ। तो CA मैट कहता है डिफरेंस 2 वजह से होगा, टाइमिंग, और ये टाइमिंग अगर सर धीरे धीरे अगर होता ही नहीं तो हमारी सरकार कहता है हम होने ही नहीं देंगे, वहां पासबुक में इंटरेस्ट वो लोग डाला, तुरंत आपका एक फोन में 1 सेकंड में मैसेज आ रहा है, तुरंत ऐसा हो जाए, मैं तुरंत देखा अरे पासबुक में 1000 डाला, चल रिकॉर्ड कर, तो डिफरेंस ही नहीं होगा। यानी अगर एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हो जाए
तो ये डिफरेंस धीरे धीरे क्या होगा, मेरे हिसाब से होगा ही नहीं, लेकिन अभी तो हो रहा है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारे एडवांस हो रहा है कंट्री, तो हो सकता है डिफरेंस पहले से तो बहुत इस समय। चलिए एक हुआ सर, ये टाइमिंग डिफरेंस, हाँ सर ये टाइमिंग डिफरेंस है। और एक डिफरेंस क्या है, सुनना, ये तो डिफरेंस हुआ सो लो, टाइमिंग हुआ ही नहीं है। अब जो कंपनी का मालिक है, बॉस, वो परेशान हो गया, यार उनका ज़्यादा मेरा कम क्यों, उनका ज़्यादा मेरा कम क्यों, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। मैं पूछा कैशियर को, भैया क्या बात है, तुम कम बता रहे हो, लोग ज़्यादा, ला कैश बुक ला के देखे, लो एक बार डागा हमने 50,000 रुपया मैं बैंक में जमा किया था। मैं मतलब कैशियर बोलता है कि सर हमने 50,000 का चेक क्या किया, डिपॉजिट किया, लो मेरा कैशियर 5,000 बुक्स में रिकॉर्ड किया है। तो ये तो टाइमिंग डिफरेंस हुआ नहीं, ये तो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग है। तुम 1 0 क्या किया, खा लिया। तो भैया 50,000 हमारा 5,000 रिकॉर्ड करोगे तो हमारा बैलेंस धर्माधर्मी 45,000 क्या है, कम हो गया, मेरा कम हो गया। अपने पैर में कहते हैं कुल्हाड़ी मान लेना, 45, तुम 5 ही रिकॉर्ड किए, तो वही लिख रहा है। एक डिफरेंस और क्या, सुनो, लिखा है कि डिफरेंसेज अराइजेज ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग। यानी एक होता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होगा, उनका टाइम मेरा टाइम रिकॉर्ड करने का अलग अलग है। और क्या बोले, एरर्स इन मैंने रिकॉर्डिंग में, मैंने रिकॉर्ड करते समय हमने क्या किया है, गलती कर दिया सर, इसकी वजह से भी दोनों के बैलेंस में रात और दिन का फर्क आएगा। रुकिए एक बार सुनिए सर, एरर्स ये क्या है, देखो लिखा है एरर्स कमिटेड इन कैश बुक बाय द अकाउंट होल्डर। ओ मेरा जो कैश बुक बना रहा है वो कोई गलती कर दिया, वो कोई गलती किया, टाइमिंग का नहीं। अभी सुन, और एरर्स कमिटेड इन पासबुक बाय द बैंक, और बैंक गलती कर लिया। सर एक एग्जांपल इसका दो ना, एक एग्जांपल दीजिए। मान ले मैं बबलू सर हूं, मेरा बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक में मैं 10,000 रुपया डिपॉजिट किया हूं, तो भैया क्रिस मेरा बैंक में क्या बैलेंस है, मैं 10,000 डिपॉजिट किया, बस एक ही बार किया हूं तो 10 ही रहेगा। तो मैंने बैंक को फोन किया, मैनेजर मेरा बैंक बैलेंस बताओ ना। बोला बबलू सर आपका 10,000 है, तो क्योंकि 10 ही डाला हूं तो वो लोग भी 10 दिखाएगा। लो वो बोला सर आपके अकाउंट में 50 लाख है, डाले कितना थे, 10,000। अब बिलीव नहीं हो रहा है, मेरा 10,000 है, वो बोल रहा है आपके अकाउंट में 50 लाख दिखा रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। वहां पे दौड़े दौड़े गए, भैया क्या है ऐसा, अरे इसमें हंसने का, दौड़े दौड़े गए, मतलब मालूम कि भाई 50 कैसे हो गया। तो खबर मिला, जब मैं वहां पहुंचा तो एक दूसरा कस्टमर आया हुआ है, दूसरा वो लड़ाई कर रहा है, वो 49 लाख, समझा, 49,90,000 का एक चेक जमा किया था अपने अकाउंट में, बैंक उसको अरे बैंक उसको मेरे में डाल दिया है। कंप्यूटर में एंट्री करते समय वो कोई अकाउंट नंबर गलत हो जाता है, 4-5 की जगह 5-4, मेरे में पैसा आ गया तो मेरा बढ़ गया। तो बता ये कौन सा टाइमिंग एरर हुआ ना, वहां पासबुक का जो स्टाफ है वो गलती की है, वो अब वो चिल्ला रहे सर हमारा बैलेंस तो बढ़ा नहीं, कहाँ गया पैसा। तो खबर मिला कि उसके अकाउंट का पैसा, अनदर कस्टमर अकाउंट का पैसा बैंक वाला मेरे में डाल दिया है। तो ये भी एक गलती हुई, एक गलती की वजह से हो रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। तब सीए मैट में लिखा हुआ है कि दिस डिफरेंस जो हुआ इसको बच्चा कहेगा एरर्स इन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करते समय क्या हो गई, जीरो बढ़ा देना, जीरो कम कर देना, रिकॉर्ड ही नहीं करना, डेबिट का आइटम क्रेडिट करना, क्रेडिट का डेबिट करना, पासबुक दूसरे का पैसा मेरे में डाल दिया या मेरा पैसा दूसरे में डाल दिया, ये तो होगा। इतनी बड़ी भीड़ है, अकाउंट इतने ज़्यादा खुलते हैं, लाख में एक मिस्टेक भी होता होगा तो होगा ही, तो ये डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस के कितने कारण हुए अगर पूछ दे ना, ये मैं ब्रॉडर सेंस में बताया, तोड़ा नहीं हूँ, 2 तरह का डिफरेंस माना है सीए में कि क्यों होता है ये डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस, हाँ, और एरर्स इन रिकॉर्डिंग में डिफरेंस होता है। ये आपको बिगनिंग स्टेज में, ये हमारा मान ले इंट्रो पार्ट की है, इंट्रो पार्ट में आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना क्या, एक बार बीआरएस रीड आउट लगाए, बीआरएस का फीचर्स पढ़ लेना। अरे फीचर्स, इट इज नॉट ए, वही फीचर्स हो गया, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, इसका शेप अकाउंट की तरह नहीं होता है, या अकाउंट का हिस्सा नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट है, ये नॉर्मली एक पर्टिकुलर डेट में क्या करते हैं हम बनाते हैं, इसको एक लूज शीट में बनाते हैं, इसको बनाने का भी जरूरत नहीं, अगर मेरा और बैंक का बैलेंस आपस में क्या है, इक्वल होता है, कांडी समझ में आ रहा है। व्हाट इज पासबुक एक बार लेना, व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट। एक चीज मैं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, मैं मानूंगा उतना नहीं लिखाऊंगा जितना याद है, पासबुक और कैश बुक का डिफरेंस क्या है, कैश बुक जो सीख रहे थे और दोनों में क्या है डिफरेंस। अब सवाल बनता है कि सर लास्ट आज का जो थ्योरी सुनेगी गर्ल्स कि मैं 10,000 रुपया अपने बैंक में डाला, जहां बबलू सर एक्सिस बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट करके आ गए। अब मैं बैंक को फोन किया 2 दिन बाद, अरे मेरा बैंक बैलेंस बताओ तो बैंक वाला मैनेजर वहां से फोन कर रहा है, सर आपके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट, डेबिट बोलेगा तो डेबिट माने संपत्ति होता है, बढ़ता है। वो लोग क्या बोला, मैं फोन किया, मैंने दादा मेरा बैलेंस बताओ ना, मैं 10,000 जमा किया हूं, मैं खाली पूछा तो वहां पे वो लोग फोन में सुनने में आ रहा है, मेरे को बता दिया, मान लो मैं अकाउंट नंबर वगैरह दिया, उनको पक्का विश्वास है जेन्युइन कस्टमर बोल रहा है,
सर आपका 10,000 क्रेडिट है, फोन रख दिया। लड़का बोला पापा क्या बोला? क्रेडिट मतलब आपका पैसा वहाँ माइनस है, आप तो जमा करके आए थे। तो क्रेडिट मैंने उनका क्या होता है? मेरा पैसा वहाँ डिपॉजिट है, फेवरेबल को कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस मेरा वहाँ है। तो मेरा लड़का बोला पापा एक बार फिर से बोलो। तो मैं उसको बोलूँगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में क्रेडिट। इसका मतलब वहाँ मेरा पैसा डिपॉजिट है। सर ऐसा क्यों? बोलो तो क्रेडिट मतलब तो होता है आपका पैसा घट गया, ऐसा कुछ कह रहा है। इसलिए सुनना होगा, क्योंकि मैंने तो डिपॉजिट किया है वहां पे, तो इसका ना इसको उल्टा पढ़ाऊंगा उनके लिए। बोलो तो मुझसे तब उधारी लेके रखा है, उधार है। बैंक वाले के लिए तो क्या हुआ? बबलू सर से हम लोन लेके रखे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि वापस उनको लेना पड़ेगा, तो उनके लिए लायबिलिटी हो गया। वो जो अकाउंट में पैसा है डाका, वो बैंक मेरी नजर में मेरा है, बट बैंक की नजर में हाँ वो बबलू सर का है, तो बैंक के लिए क्या हुआ? लायबिलिटी है। तो इसीलिए लायबिलिटी क्या होता है? तो पासबुक वाला क्रेडिट कहता है मतलब मेरे लिए वो फेवरेबल बात हो गई, उनके लिए अनफेवरेबल ही है, उनके लिए वो लायबिलिटी है। ये गलती पर आता है बहुत जन, ध्यान रखना। बोलता है क्रेडिट मैंने अरे मेरे लिए वो फेवरेबल हुआ, बट उनके लिए वो लोग सही बोल रहा है, इससे लायबिलिटी। हम लोग पढ़े थे कि लायबिलिटी बनने से तो अकाउंट्स का रूल खाली बैंक का अलग थोड़ी होगा, नियम तो वही है डेबिट क्रेडिट का। तो बैंक इसीलिए उसको क्रेडिट कहता है। क्रिस एक बार बोल के जाओ तो ये बैंक अगर बोला सर आपका बैलेंस मेरे यहाँ 50,000 क्रेडिट है, बैंक कह रहा है आपका बैलेंस मेरे यहाँ 50,000 क्रेडिट है। हाँ अब पकड़ लिया छात्र, लायबिलिटी है तो बैंक क्रेडिट ही कहेगा, और तब मेरे लिए वो पैसा वहाँ क्या है? जमा है। और बैंक कह रहा है मुंडा एक ध्यान दे, मैं मुंडा वहाँ पे सुनना, मेरा बैंक में बैलेंस है ही नहीं, जहाँ मेरा बैंक में 1 रुपया भी जमा नहीं है, खाता खोला हूँ अभी नील है, मैं 50,000 फिर भी निकाल के ले आया। ओवरड्राफ्ट चीज समझना, ओवरड्राफ्ट हो गया। घर में आ गए, 2 दिन बाद बैंक में फोन किया, अरे मेरा बैलेंस बताओ ना भैया, मैनेजर क्या दिखा रहा है मेरा अकाउंट में? बोला बबलू सर आपका 50,000 डेबिट। अब वो छा बताएगी डेबिट क्यों बोल रहा है? डेबिट मैंने उस बैंक हाँ बैंक के नजरिए में बताना, बैंक डेबिट क्यों बोल रहा है? बैंक डेबिट बोल रहा है भाषा में। हाँ बैंक के लिए प्रॉपर्टी है, डेबिट होगा, मेरे लिए अब क्या हो गया? क्रेडिट कहूंगा। तो यहाँ फंस जाता है। शुरू में जब स्कूल के टीचर या कोई भी कराता है ना, तो बच्चों के लिए ये सब चीज़ थोड़ी उनके लिए बहुत इजी है, तो उतना वो खटेगा नहीं, बोलेगा कि बच्चा समझना। बात तो सही, अच्छे बच्चे तो पकड़ ही लेंगे नो डाउट, लेकिन सवाल है आप क्रेडिट डेबिट में फंसा। वही लैंग्वेज है, बोलने वाला कौन है वो देखना होगा, नहीं सब बोल कौन रहा है। तो बैंक अगर कहता है आपका बैलेंस क्रेडिट है, आज कुल्टिया लास्ट तुम बोलेगी, बैंक बोला बबलू सर आपका बैलेंस 50,000 क्रेडिट, बैंक कह रहा है। बैंक के लिए क्या है? किसके लिए बोल? हाँ बैंक मुझे वो पैसा देगा, तो मेरे लिए क्रेडिट मतलब वो पैसा मेरा वहां जमा है, मैं कहूंगा मेरा जमा है वहां, मेरे लिए फेवरेबल हो गया। समझिए अब थोड़ा चीज रियल में। तो ये थोड़ा सा आप नॉलेज में आपको बिगिनिंग स्टेज में BRS में रखना होगा, चीज क्लियर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।